Hi everyone, this is Abhishek and welcome to Kalam Pages. As we promised कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट है दैट विल बी कवर्ड इन 3 सेपरेट वीडियोस। 2-2 घंटे के आसपास की एक वीडियोस होंगी, तो 6 घंटे में कंप्लीट बिहार करंट अफेयर हमने 69th बीपीएससी के लिए कवर करने की बात की थी। तो 2 वीडियोस हम ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसमें आपका फ्रॉम जुलाई 2023 से क्या आपका अप्रैल 2023 तक मार्च 2023 तक कवर हो गया। ठीक है, इन दिस वीडियो विल कवर फ्रॉम दिसंबर 2022 टू फरवरी 2023। ठीक है, तो और दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वीडियो। बिहार स्पेशल करंट अफेयर में इससे बाहर पूछने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये इंटायरली थ्रोली रिसर्च्ड है। ठीक है, और लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो भी करंट अफेयर बिहार में रहा है फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और भी अलग आर्टिकल से। ठीक है, हमारा जो बिहार फैक्ट फाइल का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता था, उसके भी पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपके पास समय लगता है कि समय है, तो जितनी भी वीडियोस हैं 40, 30, 35, 40 वीडियोस हैं डेली करंट अफेयर वाली बिहार स्पेशल की, उसको आप करेंगे तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। अदरवाइज दीज 3 वीडियोज आर मोर देन सफाइस। सो लेट्स बिगिन विद, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की 75वीं जो है क्या कन्वेंशन जो है वो बिहार में प्लान्ड है। 75th कन्वेंशन इज प्लान्ड इन बिहार ऑफ व्हाट, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, तो ये डिसाइड कब हुआ था? इट वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग 74th नेशनल कन्वेंशन दैट वाज हेल्ड एट सेवाग्राम। सेवाग्राम इज इन वर्धा, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि 75वां प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में होगा। ठीक है, कब होगा? 2024 में होगा। ठीक है, 2024 में होगा। तो वेन्यू अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट इट विल हेल्ड इन बिहार, दैट इज फाइनल। ठीक है, तो 75वां हिंदी साहित्य सम्मेलन। द 75th नेशनल कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज अमृत महोत्सव विल टेक प्लेस इन बिहार इन मार्च 2024। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था ये? तो 1910 में अंदर नगरी प्रचारणी सभा। तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है 1910 में, ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका, 1910 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अंदर नगरी प्रचारणी सभा, नगरी लैंग्वेज को और बढ़ाना है। नगरी हिंदी का ही एक जो है डायलेक्ट है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो प्रयाग है। तो प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद, जो प्रीवियस नेम जो इलाहाबाद था, प्रयाग में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये क्या करता है? तो प्रिंटिंग प्रेस, लाइब्रेरी, म्यूजियम, इनके माध्यम से हिंदी को जो है, हिंदी की भाषा के ज्ञान को फैलाता है। बेसिकली इट प्रमोट्स हिंदी लर्निंग। ठीक है, इट प्रमोट्स हिंदी लर्निंग। तो 75th कन्वेंशन इज प्लान्ड इन बिहार दैट विल हेल्ड इन मार्च 2024। और ये डिसाइड हुआ था 74th कन्वेंशन में, दैट वाज हेल्ड इन सेवाग्राम, वर्धा, गुजरात। ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी 1910 में फॉर द नगरी प्रचारणी सभा। ठीक है, अंडर नगरी प्रचारणी सभा। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज इज भागलपुर में एफपीओ ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। कितने एफपीओ को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिले हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट? तो डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आत्मा, आत्मा इज व्हाट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के जो डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं प्रभात सिंह ने अनाउंस किया है। ठीक है, द लाइसेंस एम्पावर्स दीज ऑर्गेनाइजेशन टू डायरेक्टली एक्सपोर्ट दियर प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कि अब तक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे बिहार से जो एक्सपोर्ट होते थे अलग कंट्रीज में, या इंटरस्टेट जो एक्सपोर्ट होते थे, इंटरस्टेट जो एक्सपोर्ट होते थे वो एपिडा के थ्रू एक्सपोर्ट करने पड़ते थे। किसके थ्रू? एपिडा के थ्रू। अभी क्या है, इनको जो एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है इसके तहत ये क्या, ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, इनको एपिडा से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है, तो 5 जो है प्रोडक्ट हैं भागलपुर के, ठीक है, फूड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। इनको फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने एक्सपोर्ट लाइसेंस गेन किया है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भागलपुर के 5 हैं, इनको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, बस इतना। प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। टिल नाउ एपिडा वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट, फॉर द लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। ठीक है, तो अब तक लाइसेंसिंग कौन करता था? एपिडा करता था। अभी जीआई टैग फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो उनमें से भागलपुर का कतरनी राइस, ठीक है, और चूड़ा, ठीक है, एंड जर्दालू मैंगो, ये भी भागलपुर के ही हैं जिनको जीआई टैग मिला। तो 5 एक्सपोर्ट हैं, जिसमें जो भागलपुर का कतरनी राइस है और जर्दालू मैंगो। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जर्दालू आम जो है भागलपुर का और कतरनी राइस भागलपुर का, इनको जीआई टैग भी मिला है। तो बिहार में टोटल 6 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हमने अपने करंट अफेयर की वीडियोस में कई बार इन 6 प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियोस में ये 2 पहले की हुई हैं, उसमें भी इन 6 प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है।
तो 6 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और 9 अदर प्रोडक्ट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन बिहार विच हैव गेट द जीआई टैग गॉट द जीआई टैग इज 15 और 16, एक बढ़ा है तो 16 हो गए। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग बिहार में मिला है इज 16। ठीक है, तो ये भागलपुर के 2 प्रोडक्ट्स हैं इनको जिनको जीआई टैग मिला है, एक तो कतरनी राइस, दूसरा जर्दालू आम। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो भागलपुर के 5 जो है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को लाइसेंस मिला है टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस लाइसेंस वाज ग्रांटेड। नाउ भागलपुर इज विटनेसिंग द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स लाइक, तो ये कौन कौन से, स्ट्रॉबेरी, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल, ज्यूचिनी जो खीरे की एक वैरायटी है, ठीक है, खीरे की वैरायटी है ज्यूकिनी, और फॉरेन पपाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़े उस पे स्केल पे भागलपुर में वो किया जा रहा है, इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। अभी आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एप्पल की कौन सी वैरायटी बिहार में प्रोड्यूस की जा रही है। बिहार यानी एप्पल तो ठंडे प्रदेशों में होता है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, वहां पे एप्पल के प्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन कोई नई वैरायटी है जिसको जो है आपका कुछ भी म्यूटेशन करके डेवलप किया गया है जो बिहार में प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उस एप्पल की वैरायटी का नाम बताना है और कौन से जिले में वो प्रोड्यूस की जा रही है वो भी बताना है। दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, तो 5 जो एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको ये लाइसेंस मिला है टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इसमें से ट्रांसपेरेंट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है गोराडी, एग्रो पॉइंट एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है पिपरैंती में। पिपरैंती में आपका सोलर पावर प्लांट भी खुल रहा है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट एक तो पिपरैंती में खुल रहा है, दूसरा है लखीसराय में कजरा जगह के नाम पे, कजरा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भागलपुर के जो फ्लोटिंग पावर प्लांट पे एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। तो 2 पावर प्लांट, एक पिपरैंती भागलपुर में खोला जा रहा है, एक लखीसराय के कजरा में। ठीक है, तो 2 ये हो गए। बरसैनिक एग्रो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड बिहिरपुर, अंग प्रदेश उत्तर उत्थान एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, और सारस बधुआ एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो गोपालपुर में है। तो ये 5 एफपीओज हैं जिनको लाइसेंस मिला है। ठीक है, तो आपको ये एफपीओज के नाम नहीं याद रखने हैं। भागलपुर से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो ये बन गया कि कौन कौन से वे प्रोडक्ट हो गए भागलपुर में। ये जो आपका सोलर पावर प्लांट है, भागलपुर का जीआई टैग कौन सा है, और सुल्तानगंज अभी काफी फेमस रहा है। सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है, सुल्तानगंज, यहीं से कांवड़ यात्रा चालू होती है या श्रावणी मेला यहाँ पे लगता है सुल्तानगंज में। तो सुल्तानगंज फेमस है। सुल्तानगंज में किस महादेव का मंदिर है वो आप अजगैबीनाथ महादेव के बारे में पूछ सकता है। अजगैबीनाथ महादेव सुल्तानगंज में। और सुल्तानगंज इज द ओनली प्लेस इन बिहार जहाँ पे गंगा नदनवर्ड बहती है। इसी टेम्पल के पास में गंगा नदनवर्ड बहती है और इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, उत्तर की तरफ बहती है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ का जल, जहाँ गंगा उत्तर की तरफ बहती है वहाँ का जल सबसे पवित्र माना जाता है और इस जल को कांवड़िये ले जाते हैं कहाँ, बाबा धाम, यहाँ सुल्तानगंज से बाबा धाम में अर्पित करने के लिए श्रावण मास में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्च ऑफ वुमेन हेल्प डेस्क इन 500 बिहार पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो जो है आपका वुमेन हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया 500 बिहार के पुलिस स्टेशन में। और इसका वो क्या होगा, तो फरवरी 26, 2023 की न्यूज है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने ये इनिशिएट किया है। ठीक है, कनेक्टिंग वुमेन सेफ्टी और कम्युनिकेशन विद इन द पुलिस फोर्स। तो बेसिकली इससे वुमेन सेफ्टी को इंक्रीज किया जाएगा, इसका मोटो यही है। ठीक है, तो इसमें दूसरा ये आपका जो 500 जो वुमेन हेल्प डेस्क लॉन्च किए गए हैं बिहार के डिफरेंट पुलिस स्टेशन में। ठीक है, एक तो ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, दूसरा इसका पर्पज क्या होगा, तो वुमेन सेफ्टी कम्युनिकेशन को बहाल करना, ये सारी चीजें। दिस मूव एम्ड एट एनहांसिंग वुमेन सेफ्टी, एड्रेसिंग देयर कंसर्न एंड प्रोवाइडिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट विद इन पुलिस स्टेशन। तो काफी जो है गाली गलौज वाला वातावरण रहता, लोग पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं, खासकर औरतें और महिलाएं। तो इससे इस चीज को एड्रेस किया जाएगा। 2011 में 1 वुमेन पुलिस स्टेशन वॉज ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो 2011 में एक पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया, यानी 38 जो है पुलिस स्टेशन बिहार में खोले गए 2011 में। आज की बात करें तो बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वुमेन पर्सोनल्स हैं इन इंटायर कंट्री। ठीक है, तो 1,08,000 पुलिस पर्सोनल्स हैं टोटल बिहार में, जिसमें से 40.3% सिर्फ महिलाएं हैं, 24.3%, 25% के आसपास।
1/4 महिलाएं हैं बिहार के पुलिस पर्सोनल पूरे टीम में। ठीक है, तो ये पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि 2011 में पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कितने परसेंट वुमेन पर्सोनल्स हैं बिहार पुलिस में? 24.3%। ये ध्यान दीजिएगा, 24.3% महिलाएं कार्यरत हैं बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट में, ये ध्यान दीजिएगा। फिल्म एंड एक्टिंग एजुकेशन लॉन्चेस इन बिहार। ठीक है, तो फिल्म और एक्टिंग एजुकेशन बिहार में लॉन्च किया गया, क्या है? तो FTII जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया, ठीक है, पुणे, FTII पुणे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन एक्सेट्रा। तो मतलब ओवरऑल जो गाइडेंस होगा वो किसका होगा? जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, इसका होगा। अग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, अमंग आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, बिहार फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पुणे की FTII। तो ये जो है फिल्म और एक्टिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इसी के थ्रू। तो यही पूछा जाएगा कि फिल्म और एक्टिंग एजुकेशन बिहार में किस संस्था के साथ बिहार फिल्म कॉरपोरेशन प्रोवाइड करने वाला है? तो याद रखिएगा पुणे FTII, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी प्रदीप जैन टू रिसीव डिस्टिंग्विश्ड RDP अवार्ड। ठीक है, तो प्रदीप जैन कौन है? RDP अवार्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया रिपोर्ट्स जो फरवरी 2023 की है, ये कंफर्म करती है दैट प्रदीप जैन फ्रॉम पटना, तो कहाँ के हैं? सबसे पहला तो ये हो गया, प्रदीप जैन पटना के हैं, विल बी ऑनर्ड विद द रॉयल डिस्टिंग्विश्ड फिलेटेलिस्ट RDP अवार्ड। तो फिलेटेलिस्ट क्या होता है? फिलेटेलिस्ट वो होते हैं जिनको स्टैंप इकट्ठा करने की आदत होती है। ठीक है, स्टैंप, जो पोस्टल स्टैंप्स हैं उनको जो इकट्ठा करते हैं उनको फिलेटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये रॉयल डिस्टिंग्विश्ड फिलेटेलिस्ट अवार्ड इनको दिया गया, किसको? प्रदीप जैन को। किसने दिया? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने दिया। किसने दिया? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। और प्रदीप जैन है कहाँ के? तो पटना के, पटना के। ठीक है, जैन विल रिसीव अवार्ड ऑन May 26 इन एसेन जर्मनी। 26 मई को एसेन जर्मनी में इनको अवार्ड दिया जाएगा। तो न्यूज पुरानी है क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, तो इनको अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका होगा इस समय तक। टिल नाउ ओनली 3 इंडियंस अवार्डेड द पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद अब तक 3 भारतीयों को यह पुरस्कार मिला है। प्रीवियस अवार्डीज हैं DN जातिया, जिनको 1983 में दिया गया, ब्रिगेडियर DM व्रिक जो है 1993 में दिया गया। अभी देखते हैं, तो ये जो आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, 1921 में इसको इस्टेब्लिश किया गया बाई किंग जॉर्ज V। द रॉयल फिलेटेलिस्ट सोसाइटी बोस्ट 2360 मेंबर्स। तो कितने मेंबर हैं? 2360 मेंबर्स हैं। द RDP अवार्ड, अ प्रेस्टिजियस एक्कोलेड, हैज बीन ग्रांटेड टू ओनली 400 इंडिविजुअल्स दस सो फार। तो अभी तक ये जो अवार्ड है आपका RDP अवार्ड है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 400 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 3 इंडियन है। ठीक है, और 3 इंडियन है आजादी के बाद से अब तक। और ये 20वीं सेंचुरी में तो पहले बने हैं आपके प्रदीप जैन, जो कि पटना के हैं, जिनको RDP यानी रॉयल डिस्टिंग्विश्ड फिलेटेलिस्ट अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है प्रदीप जैन, जिनको फिलेटेलिस्ट अवार्ड दिया गया फॉर हिज चॉइस या उनकी हैबिट ऑफ स्टाम्प कलेक्शन। ठीक है, तो ये आपका चौथी न्यूज रही। अभी बात है मोहम्मद शम्स की। ये पैरा स्विमर हैं, बिहार के हैं मोहम्मद शम्स, टू रिप्रेजेंट इंडिया एट पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप। तो इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे? पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप। तो मोहम्मद शम्स आलम इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनकी कहानी बहुत रोचक है। पहले ये स्विमर नहीं थे, ठीक है, पहले ये क्या थे? बॉक्सर थे। ठीक है, और इनके साथ जो घटना हुई जिससे ये हैंडीकैप्ड हुए, उसके बाद इन्होंने अपना स्विमिंग में कैरियर स्टार्ट किया। ठीक है, तो मोहम्मद शम्स आलम पैरा स्विमर फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ के हैं शम्स आलम? मधुबनी के। अब तक के जो नाम थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। दिस इज द सुपरा इंपॉर्टेंट नेम, आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद शम्स आलम हैं कहाँ के? ही हेल्स फ्रॉम द मधुबनी, पार्टिसिपेटेड इन द पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप। ठीक है, और हैज बीन सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पैरा स्विमिंग टीम फॉर द अपकमिंग पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो होगी कहाँ पे? शेनफील्ड इंग्लैंड में होगी, फ्रॉम मार्च 16 टू 19 2023। तो दिस सीरीज ऑलरेडी हैज बीन कंडक्टेड। तो ये मोहम्मद शम्स आलम का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंडिया को किसमें? वर्ल्ड पैरा स्विमिंग सीरीज चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। इन नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ही हेल्ड
हेल्ड नवंबर 2022 को, नवंबर 2022 में हुआ। 2 गोल्ड और ब्रोंज इन्होंने जीता है। ठीक है, कहाँ पे? जाकिर हुसैन एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी में जो हुआ था, इनको उसमें जो नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी, इनको 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज मिला है। ठीक है, कब हुई थी? 11 से 13 नवंबर 2022 में हुई। ठीक है, तो नेशनल में भी अभी इनको इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया था, इंटरनेशनल वाला भी टूर्नामेंट हो चुका है। अभी अगला नाम देखिए, ये है आपके मोहम्मद शम्स, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। नोटेबली मोहम्मद शम्स आलम अचीव्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन व्हाइल फिनिशिंग 6th इन द पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप इन जून 2022, 200 मीटर इवेंट इन 4 मिनट्स एंड 39 सेकेंड। रिकॉग्निशन और अवार्ड की बात करें तो मोहम्मद शम्स आलम रिसीव्ड नेशनल बेस्ट पर्सन अवार्ड इन 2021 इन पैरा स्विमिंग। तो 2021 में नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2021 में इनको मिला है इन पैरा स्विमिंग, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, पटना का मरीन ड्राइव। ठीक है, तो पटना गंगा पथ और मरीन ड्राइव कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक ही है, बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर तेजस्वी यादव ने डिक्लेयर किया है ऑन फरवरी 19, 2023 को, सिग्नल्स द स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान टू एलिवेट पटना गंगा रिवर बैंक मरीन ड्राइव टू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उसको मरीन ड्राइव, पटना गंगा मरीन ड्राइव जिसका पूरा नाम दिया गया है, इसको डेवलप किया जाएगा। तो डेवलप में डिफरेंट अम्यूनिटीज डेवलप किया जाएगा, जैसे जिम हो गया, वॉकिंग, वो रोडवेज हो गया, डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है, सारी चीजें डेवलप की जाएगी। तो यही है पूरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्लान इंक्लूड क्या करता है? मॉडर्न स्टेडियम्स, मॉल्स, कल्चरल सेंटर्स, म्यूजियम्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। दिस इनिशिएटिव सीक्स टू ऑफर विजिटर्स यूनिक एक्सपीरियंस विदाउट ट्रेवलिंग एल्सवेयर फॉर वाटर स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट। तो इसीलिए है, बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। अभी प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो द रॉयल कंस्ट्रक्शन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट, सॉरी, द रोड कंस्ट्रक्शन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये इस प्रोजेक्ट को क्या करेगा? डेवलप करेगा। इट वाज डेवलप्ड बाय, तो रोड कंस्ट्रक्शन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, 2 चीजें। तो रोड कंस्ट्रक्शन अर्बन डेवलपमेंट जो है और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल स्टेडियम इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम भी बनेंगे। ठीक है, और क्या है? इनिशियल फोकस ऑन पार्किंग एंड सेल्फी स्पॉट्स फॉर इंक्रीजिंग फुटफॉल। ठीक है, राजधानी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट 20 वाटर फ्रंट घाट। तो कितने घाट बनाए जा रहे हैं? 20। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस आपको इससे ये पता चलेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट किस लेवल पे होगी। ठीक है, तो 16 ऑलरेडी जो है, 16 घाट्स ऑलरेडी हैज बीन कंप्लीटेड अंडर गंगा पथ मरीन ड्राइव स्कीम। ठीक है, नहीं, गंगा पाथवे का जो प्रोग्रेस है, गंगा पाथवे जो कि डिफरेंट स्कीम थी, तो गंगा पथ प्रोजेक्ट कंसीव्ड इन 2011। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, एम फॉर कंटिन्यूअस 20.5 किलोमीटर रिवर साइड पाथवे। तो जो गंगा पथ है, ये 20.5 किलोमीटर का बस रिवर साइड पाथवे बनाने का प्रोजेक्ट था। और ये आपका जो मरीन ड्राइव है, उसके ब्यूटिफिकेशन और डिफरेंट अम्यूनिटीज डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। तो दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। इनिशियल फेज जो कवर करता है गंगा पाथवे का 7.4 किलोमीटर, कहां से? दीघा से PMCH। ठीक है, विद 6.5 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो फर्स्ट फेज में जो है आपका 7.5 किलोमीटर, जिसमें से 6.5 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन भी हो चुका है गंगा पाथवे का, ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है अब तक। साउथ एशियन विमेन्स फिल्म फेस्टिवल इन पटना। ठीक है, तो साउथ एशियन विमेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पटना में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो वंदना प्रेयसी ये क्या है? सेक्रेटरी हैं बिहार आर्ट कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट की। इन्होंने अनाउंस किया है दैट द इनॉग्रल साउथ एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल इन पटना होस्टेड जॉइंटली बाय बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन और साउथ एशिया ट्रस्ट। तो बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया ट्रस्ट ने इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है। कब से कब तक? फरवरी 2 से फरवरी 9, 2023 तक। साउथ एशिया वुमेन फिल्म फेस्टिवल डीबर्ट्स इन पटना फरवरी 2 से 9, तो पहली बार था ये, डिबेट कर रहा है फरवरी 9 से 2023 तक, तो पहली बार पटना में हुआ। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बिहार आर्ट एंड कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट। फोकस ऑन फिल्म फ्रॉम साउथ एशिया, एम्पावरिंग वुमेन एंड डिस्कशंस, ये 3 इसके मेन वो थीम रहेगा या जिसपे जो है ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो कहाँ रहा है? पटना में हो रहा है। इसका इंपॉर्टेंट वो है इनॉग्रेशन एंड
वेन्यूज की बात करें तो मिनिस्टर जितेंद्र कुमार राय इनॉग्रेट्स एट मगध वुमेन्स कॉलेज। तो कहाँ पे? मगध वुमेन्स कॉलेज में इसका इनॉग्रेशन किया गया। स्क्रीनिंग एट मगध वुमेन्स कॉलेज, CNLU, CIM पटना और NIFT पटना में इसकी स्क्रीनिंग हुई, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ठीक है। 6 फिल्म्स फ्रॉम नेपाल, तो नेपाल की 6 फिल्में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की 6 फिल्में यहाँ पे दर्शाई गई। ठीक है, ज्वाइंटली। ठीक है। एड्रेस डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन डिस्कोर्स एम्पावरमेंट, तो ज्यादातर इसका मेन थीम ही था वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है उसको। तो फीचर्ड फिल्म है इंडिया की सीता के बदलते रूप। ठीक है। द सिटी दैट स्पोक टू मी, तो ये इंडियन फिल्म है जो प्रस्तुत की गई। श्रीलंका की फेस कवर, नेपाल की बी फॉर यू वर माई मदर, फ्लेम्स ऑफ द कंटिन्यूअस फील्ड ऑफ टाइम, और बांग्लादेश की डिकोडिंग जेंडर। ठीक है। तो ये इंडिया वाली तो आपको याद ही रखनी है। तो इंडिया की कौन सी फीचर फिल्म थी जो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल पे वो स्क्रीन की गई? तो सीता के बदलते रूप और द सिटी दैट स्पोक टू मी। ये 2 फिल्म्स का नाम आपको याद रखना है। और किस इवेंट पे दिखाई गई या दर्शाई गई? साउथ एशियन विमेन्स फिल्म फेस्टिवल विच वाज हेल्ड इन पटना इन फरवरी 2023। ठीक है। और ये आप नेपाल वाली भी 2 फिल्में याद रखते हो, बी फॉर योर वेयर माई मदर और फ्लेम्स ऑफ द कंटिन्यूअस फील्ड ऑफ टाइम, बांग्लादेश की डिकोडिंग जेंडर। ठीक है। और श्रीलंका की फेस कवर। ठीक है। तो ये कुछ फिल्में थी। साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड। ठीक है। साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड तो देगा कौन? ऑब्वियसली साहित्य अकादमी ही देगी। ठीक है। साहित्य अकादमी ही देगी। तो साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाएंगे, क्योंकि साहित्य अकादमी के डिफरेंट पुरस्कार आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, ऑनर्स आते हैं। ठीक है। तो साहित्य अकादमी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ के जाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन अवार्ड है। तो प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा हैं ये। रत्नेश्वर मिश्रा वन द अवार्ड फॉर हिज मैथिली ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। तो इंग्लिश नॉवेल थी आजादी, आजादी, जिसको प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। और कौन सी लैंग्वेज में थी? तो ये सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज में थी, ट्रांसलेटेड इनटू द मैथिली, मैथिली बाय प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा। और लिखा किसने था? ये चमन नहल। ठीक है। रिटन बाय दिस आजादी बुक वाज रिटन बाय चमन नहल। ठीक है, या सी नहल इनको जनरली कहते हैं। ठीक है। प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा, रिनाउंड राइटर ट्रांसलेटर प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा बिहार के कहाँ के हैं? तो ये रत्नेश्वर मिश्रा जो हैं ये पूर्णिया बिहार के हैं। कहाँ के हैं? पूर्णिया बिहार के हैं। ठीक है। इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द बुक आजादी इन मैथिली जीता है। ठीक है। तो बस इतना ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस। ठीक है। जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है ये आप सबको पता होना चाहिए। तो CM नीतीश कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया था जनवरी 3, 2023 में। ठीक है। क्या ये जल जीवन हरियाली दिवस काफी पहले से इस साल का है? तो ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, एक्सटेंडेड टिल 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। क्या? जल जीवन हरियाली मिशन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। 2019 में लॉन्च किया गया, 25 तक बढ़ा दिया गया। इसके टोटल 11 कंपोनेंट हैं। ठीक है। और इसका मेन जो फोकस एरिया है वो क्या है जल जीवन हरियाली मिशन का? वाटर कंजर्वेशन, टी प्लांटेशन, और इससे भी क्या होगा? वाटर कंजर्वेशन ही होगा। ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन इज द मेन मोटो और थीम ऑफ द जल जीवन हरियाली मिशन। तो फार्मर गेट 75,500 सब्सिडी टू मेक पॉन्ड्स। तो गड्ढा खोदने के लिए या पॉन्ड्स बनाने के लिए 75,500 किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत। ठीक है। तो जल जीवन हरियाली मिशन में क्या है? जो वेल्स हैं पुराने, इनको रीडेवलपमेंट करना। ठीक है। जीर्णोद्धार करना, नए पॉन्ड्स बनाना, पुराने पॉन्ड्स को फिर से रीडेवलपमेंट करना, इस तरह के नए वाटर चैनल्स बनाना। ठीक है। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करना मेन मोटो है। ठीक है। जल जीवन हरियाली मिशन 32 करोड़ सैपलिंग्स प्लांटेड इन बिहार आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द झारखंड। ठीक है। तो ये बिहार गवर्नमेंट का वो है, डेटा है। तो इन्होंने कहा कि जब से हम बिहार झारखंड से अलग हुए हैं तब से अंडर दिस मिशन वी हैव प्लांटेड 32 करोड़ ऑफ द सैपलिंग्स, यानी पेड़ लगाए हैं। ठीक है। मिशन प्रोग्राम पटना ज्ञान भवन, CM नीतीश कुमार ने कहा था while addressing the Jal Jeevan Hariyali mission at Patna Gyan Bhavan, CM said that after separation from the Jharkhand about 10 crore saplings have been planted so far. Now the green cover has become 15%. तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में एज पर द CM ग्रीन कवर कितना है? 15% है। ठीक है, 15% है, ये ध्यान दीजिए ग्रीन कवर। और ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर और टोटल
ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है वो ISFR की जो रिपोर्ट है 2021 वाली उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वर्षा जल संचय के लिए हर महीने मनेगा जल जीवन हरियाली दिवस। तो ये दिवस की बात कर रहे हैं। कोविड काल के बाद जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वर्षा जल संचय पर की योजना पर फिर से जोर दिया जाएगा। अब हर महीने के प्रथम सप्ताह में मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जाएगा, यानी फर्स्ट वीक में जो मंगलवार पड़ेगा एवरी मंथ। ठीक है, तो एवरी मंथ मनाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक, और इस दिन जो क्या ट्यूसडे जो पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, इस दिन जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। तो हर सप्ताह के, हर महीने के पहले सप्ताह के पहले मंगलवार को ये जल जीवन दिवस मनाया जाएगा। तो बस यही है। ठीक है, जल जीवन अभियान 2019 में चालू किया गया, 2025 तक एक्सटेंड किया गया, और ये जो इनॉग्रेट हुआ है जल जीवन हरियाली दिवस जो जनवरी 2023 का है, मतलब जनवरी में जो 3 जनवरी को मंगलवार पड़ा होगा तो इस दिन का है। ठीक है, तो यही ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंट जान लीजिए, जल जीवन हरियाली मिशन का 11 कंपोनेंट है मिशन का। तो पहला है सार्वजनिक जल संचयन। ठीक है, संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना। ठीक है, जिन भी जो पब्लिक यानी जो सरकार की है, जो गवर्नमेंट की है, ठीक है, जल संचयन संरचनाओं मतलब जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन होता है उस पे जो अतिक्रमण यानी अवैध कब्जा लोगों ने कर दिया है तो उसको फ्री करवाना और उसको फिर से जो है रीडेवलपमेंट करना, ये काम है। दूसरा है सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा तालाबों, पोखरों, आहरों, पाइपों का जीर्णोद्धार यानी रीडेवलपमेंट करवाना। ठीक है, तीसरा है सार्वजनिक कुओं, जो पब्लिक वेल्स हैं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार यानी रीडेवलपमेंट करवाना। सार्वजनिक कुओं, चापाकलों के किनारे सोख्ता, रिचार्ज, अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। ठीक है, सोख्ता यानी जो इस तरह से बनता है जिसमें वाटर इकट्ठा होता है। ठीक है, छोटी छोटी नदियों, नालों और पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण क्षेत्रों में चेक डैम और जल संचयन के अन्य संरचनाओं का निर्माण करना। नए जल स्रोतों का सृजन और अधिवेश, सरप्लस नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल पहुंचाना। जैसे अभी आपने जो राजगीर में जो पानी गया है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत, वो एक एग्जाम्पल इसी का है। दूसरा कोसी मेची लिंक परियोजना जो है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो। भवनों में छत वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना का निर्माण। ठीक है, पौधशाला सृजन और समघन वृक्षारोपण करना जिससे भी आपकी वाटर हार्वेस्टिंग होगी। ठीक है, वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और अन्य कई तकनीकों का उपयोग करना, जिसमें जैसे आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो वाटर जो है यहाँ पे कम खर्चा होगा। ठीक है, वही वैकल्पिक फसलें रहेंगी तो आपको कम ही उसमें जो है ज़्यादा अनाज मिल जाएगा, जिससे आपका वाटर टेकिंग कैपेसिटी कम होगी। जैविक खेती, इसमें भी कम वही नई तकनीकों का इस्तेमाल जिससे कि जल का यूज कम हो सके। सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन और ऊर्जा की बचत करना। जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान करना। तो ये 11 कंपोनेंट हैं टोटल आपके जल जीवन हरियाली मिशन के। ठीक है, तो हमने देख लिया जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, तो जल जीवन हरियाली मिशन है क्या, तो इट वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी। ठीक है, अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये क्या है, एक सोसाइटी की तरह बिहार में रजिस्टर हुआ है। फोकस क्या है, क्लाइमेट सस्टेनेंस, वाटर बॉडीज को डेवलपमेंट करना, पॉल्यूशन फ्री वाटर करना, ग्राउंड वाटर मेंटेनेंस करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एनर्जी कंजर्वेशन करना। वही जो 11 कंपोनेंट है उसी के पार्ट है। कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट एज ए नोडल एजेंसी। तो इसकी नोडल एजेंसी क्या है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसकी नोडल एजेंसी है। 11 इंटरवेंशन जो हमने बात कर ली थी। एम्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इसका मेन मोटो है। मैथिली ठाकुर स्टेट आइकॉन एंड फोक म्यूजिशियन है, तो इनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, सॉरी ठीक है, नहीं इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने इसी ने इनको क्या बनाया है, बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए या आइकन कह लीजिए, मैथिली ठाकुर को बनाया है। ठीक है, ये आपका फरवरी 2023 का न्यूज है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी इनको मिला है 2021 का, ये भी ध्यान दीजिएगा मैथिली ठाकुर को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू बिहार फोक म्यूजिक। ये बहुत सी कॉमन बात है, हर बिहार का हर नागरिक जानता होगा। इनफैक्ट सी इज फेमस वेल इन इंटायर कंट्री। तो कहाँ से आती हैं ये, मधुबनी से आती हैं, मधुबनी की रहने वाली हैं मैथिली ठाकुर। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर बनी है बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का। तो स्टेट आइकॉन बिहार जो इलेक्शन कमीशन की, और ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। समाधान यात्रा जो अभी किए थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने,
तो उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं। तो सीएम नीतीश कुमार स्टार्टेड फ्रॉम वाल्मीकि नगर, कब? जनवरी 5, 2023 से। वाल्मीकि नगर चंपारण में पड़ता है, चंपारण, और वो भी वेस्टर्न चंपारण में, यहीं पे आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, 14th यात्रा है जिसका नाम समाधान यात्रा रखा गया। प्रीवियस यात्रा में न्याय यात्रा 2005 में चली, विकास यात्रा जनवरी 2019 में स्टार्ट हुई, धन्यवाद यात्रा जो है जून 2009 में, और समाज सुधार यात्रा 2021 की थी। तो ये कुछ प्रीवियस इनकी यात्राएं थी। और यात्रा का मेन पर्पज क्या है? तो मेन पर्पज है इनका कि आम नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम वाला पार्ट हो गया। बेसिकली ये जो समाधान यात्रा था, ये कहा जा रहा है कि 2024 वाला जो इलेक्शन है इसको ध्यान में रखते हुए निकाली गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में ये नहीं है। ठीक, अगली न्यूज है, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज गंडक रिवर पे बन रहा है। गंडक रिवर जो है आपकी कहाँ से निकलती है? टाइबेटियन माउंटेन से निकलती है, नेपाल के बॉर्डर और तिब्बत नेपाल के बॉर्डर के पास से। ठीक है, प्लान ऑन गंडक रिवर, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में ये प्लान किया जा रहा है। इंडिया का लॉन्गेस्ट जो है रिवर ब्रिज बनाया जा रहा है गंडक रिवर पे। इसकी लेंथ क्या होगी? 11.24 किलोमीटर होगी। ठीक है, और कनेक्ट क्या करेगा? बेतिया को टू शेरवाही पडरौना इन यूपी, यानी वेस्ट चंपारण के बेतिया को जो पडरौना है, कुशीनगर का पडरौना, इससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी कनेक्शन भी पूछ सकता है। तो किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो बेतिया को, जो बिहार का बेतिया है, इसको सेवराही पडरौना, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती नगर, सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, इससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, गुड न्यूज, कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज विल बी बिल्ट ऑन गंडक, बोथ बिहार एंड यूपी विल बेनिफिट विद दिस स्कीम। तो आप देख रहे हैं कि बिहार और पडरौना को कनेक्ट कर रहा है, बेतिया और पडरौना को। दिस न्यू 4 लेन, तो कितना लेन का है? 4 लेन का ये ब्रिज है। हैज बीन नेम्ड NH27AA। ठीक है, तो NH नेशनल हाईवे नंबर 27AA इसका नाम रखा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल लेंथ है 29.22 किलोमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा 11.24 किलोमीटर है, 11.24 किलोमीटर। तो ये मेन ब्रिज की लंबाई है, जहां से पिलर मतलब नदी के ऊपर जितना है, और ये जो कनेक्टिंग रोड मिला के इसको 29.22 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 29.22 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 29.22 में से 11.24 हटा दीजिए, तो ये मान लीजिए हट ही गया, तो 8 और ये 18 किलोमीटर जो है ये कनेक्टिंग ब्रिज होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 29.2 किलोमीटर, ऑफ दिस 27 किलोमीटर विल बी इन बिहार, और सिर्फ 2.4 किलोमीटर क्या होगा? यूपी में होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम चनपटिया इन बेतिया। ठीक है, तो ये बेतिया में कहाँ से? चनपटिया जगह से, चनपटिया इन बेतिया टू कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, जो कुशीनगर में पडरौना है, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी इससे पहले जो लॉन्गेस्ट ब्रिज वो कौन सा था? तो भूपेन हजारिका जो ब्रिज था, ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना, ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज था अब तक। ठीक है, अभी कौन सा हो गया? जो गंडक रिवर पे बन रहा है। तो भूपेन हजारिका सेतु, और जिसको धोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर इन असम, कहाँ पे पड़ता है? असम में। इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, 2 लेन है ये। तो दूसरा अंतर है, ये 2 लेन का है, और ये जो है आपका 4 लेन का है, और इससे भी ज्यादा लंबा ये बन रहा है। ठीक है, 2 लेन ब्रिज है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2017 में। ठीक है, इट्स लेंथ इज 9.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी 9.5 किलोमीटर है, और इसकी 11.24 किलोमीटर, तो उससे 2 किलोमीटर से ऊपर बढ़ा है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रपोज्ड ब्रिज ओवर गंडक, इट विल बी 2.9 किलोमीटर लॉन्गर देन भूपेन हजारिका सेतु। तो ये लगभग 2.9 किलोमीटर भूपेन हजारिका ब्रिज से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इतना। तो यही याद रखना है आपको कि गंडक रिवर पे कौन सा ब्रिज बन रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि गंडक रिवर इंडिया में जब इंटर करती है, इंडिया नहीं बिहार की बात कर ले, तो बिहार में कहाँ इंटर करती है? वेयर इट इंटर्स इन बिहार। ठीक है, और इसका जो गंगा में समागम होता है, जो माउथ है गंगा में, वो कहाँ पे है? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है। ठीक है, अगली न्यूज, 161वां 161st फाउंडेशन डे ऑफ पटना कॉलेज। ठीक है, तो पटना कॉलेज का 161वां जो है फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, तो ये अब जो 161वां अगर है, तो इट विल बी द ओल्डेस्ट कॉलेज। ठीक है, तो सबसे पुराना कॉलेज भी है पटना का। तो 9 जनवरी 2023 को इसका 161वां वर्षगांठ मनाई गई। किसकी? पटना कॉलेज की। ओल्डेस्ट इन बिहार और 5th ओल्डेस्ट इन इंडिया है, याद रखिएगा। तो ये ओल्डेस्ट इन बिहार है पटना कॉलेज। हाई स्कूल फाउंडेड इन पटना जुलाई 1835 को, और सेंट्रल कॉलेज प्लान वॉज वाइसरॉय
ऑकलैंड जो है इन्होंने 1839 में प्लान किया था, सेंट्रल कॉलेज का, तो ऑकलैंड का प्लान था और यही बन के बाद में पटना कॉलेज हुआ जनवरी 9 1863 को। तो 1863 वाला डेट आपको याद रखना है। तो पटना कॉलेज का फॉर्मेशन कब हुआ? जनवरी 1863, ठीक है। 1863 जनवरी में पटना कॉलेज फॉर्म हुआ, 1863 जनवरी 1863 टू बी प्रिसाइज जनवरी 9 1863, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। और किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया या कंपनी ने बनाया टू बी प्रिसाइज, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी कुछ अलग है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में फॉर्म हुई, तो कंफ्यूज मत हुई है। पटना कॉलेज 1863 में फॉर्म हुआ है, वहीं पटना यूनिवर्सिटी 1817 में फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। अभी गिरीश कुमार चौधरी इसके पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या वीसी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगली न्यूज है बिहार म्यूनिसिपैलिटी एरिया एडवर्टीजमेंट रूल्स 2023। तो अभी क्या है कि जो भी म्यूनिसिपल बॉडी जो होंगी, म्यूनिसिपल बॉडी चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ठीक है, उसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा तो इसके लिए जो पेमेंट होती है अब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगा या म्यूनिसिपल जो कमेटी लेगी, ठीक है। तो उसका जो बेसिकली निर्धारण हुआ है कि किस हिसाब से पैसा देना होगा, ठीक है। तो रिप्लेस पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2012 का रूल को इसने रिप्लेस किया है, ठीक है, बिहार म्यूनिसिपल एरिया एडवर्टीजमेंट रूल 2023 ने। 4 एडवर्टीजमेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, 3 ईयर का रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी दिया गया है। रेलवे जो अगर किसी मान लीजिए पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एरिया है, वहाँ पे रेलवे के उस पर कुछ जो है एडवर्टीजमेंट हो रहा है, यानी रेलवे लाइन पे या रेलवे उस पर कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो इस एडवर्टीजमेंट का 25% रेलवे के पास जाएगा, रेस्ट 75% इस म्यूनिसिपल बॉडी के पास जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। फी विल ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम होर्डिंग्स टू व्हीकल्स, सिनेमा हॉल्स, एडवर्टीजमेंट बोर्ड, ब्रॉडकास्ट ऑन केबल टीवीज इन बिहार। तो मतलब हर जगह से ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनके लिए एक आमदनी का जरिया बना है, ठीक है। तो बस यही है, इससे ज्यादा नहीं। तो म्यूनिसिपल एडवर्टीजमेंट जो रूल है 2023 बिहार का, ये ध्यान दीजिएगा। प्रथम फाउंडेशन, ठीक है। तो प्रथम फाउंडेशन क्या निकालता है? आसेर रिपोर्ट निकालता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालता है। 2022 की रिपोर्ट है जिसमें बिहार का प्रदर्शन हम ट्रैक करेंगे या देखेंगे, ठीक है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 इट वाज रिलीज्ड बाय, तो कौन निकालता है? तो प्रथम फाउंडेशन, ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम फाउंडेशन निकालता है। 2022 की रिपोर्ट है, इसमें बिहार का देखेंगे तो 52,959 बच्चों, ठीक है, कवर्ड कितने को कवर किया है? तो 52,959 किड्स को कवर किया है फ्रॉम 1140 विलेजेस, 1140 गांवों में से, फ्रॉम 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये डेटा नहीं याद रखना है, ठीक है। लगभग 50,000 के आसपास बच्चों को कवर किया है, लगभग 1200 गांवों से, ठीक है। प्राइमरी स्कूल अटेंडेंस की बात करें तो 2018 में 56.5% थी, ठीक है, बिहार में। 2018 में जो प्राइमरी स्कूल्स में अटेंडेंस थी 56.5% थी, 56.5% थी। वही जो है 2022 में बढ़ के 59.3 हो गई है, और नेशनल एवरेज क्या है? 72.9 है। तो नेशनल एवरेज से अभी भी नीचे है, लेकिन काफी प्रदर्शन अच्छा रहा है, 56% से 56.5% से 56.5 से 59.3 हो गया है, ठीक है। लेकिन नेशनल एवरेज आपका 72.9 है, अराउंड 73 है नेशनल एवरेज। और बिहार में जो प्राइमरी स्कूल में अटेंडेंस है वो 59 है, ठीक है। तो काफी कम है, ठीक है, काफी कम है, 13-14 के आसपास कम है। टीचर्स की अटेंडेंस की बात करें इन प्राइमरी स्कूल तो 2018 में इट वाज 68.5%, टीचर्स भी 100 में से 60-68 आते हैं, ठीक है, 68.5%। वहीं 2022 में ये 80.9% हो गया है, ठीक है। तो 2022 वाली जो रिपोर्ट है ये काफी अच्छी है। नेशनल एवरेज है 86.9%, नेशनल एवरेज से ये भी नीचे है 86.8%, और बिहार में है 80.9%। बिहार गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 2018 में इट वाज 78.1%, 2022 में इट वेंट अप टू 82.2%, 4% का यह इंक्रीज हुआ है। गर्ल्स की बात करें 15 से 16 ईयर्स ऑफ एज की नॉट इनरोल्ड इन स्कूल, तो 2006 में 28% लड़कियां इनरोल्ड नहीं थी, ठीक है, 28%। वहीं 2022 में 6.7% बस ये डेटा रह गया। तो यानी लगभग कितने परसेंट लड़कियां इनरोल्ड हो गई? तो आपका इसमें से 100 में से 6.7 निकालेंगे तो अराउंड जो है 93 जो गर्ल्स आर इनरोल्ड इन स्कूल्स इन बिहार, ठीक है। तो ये बात है, अच्छी, काफी अच्छी खबर है ये,
ठीक है। इन अरिथमेटिक लेवल बिहार हैज डन बेटर देन द नेशनल एवरेज। तो 21.6% जो है ये बिहार का रहा है, मतलब नेशनल एवरेज से ज्यादा, ठीक है। पेड ट्यूशन की बात करें तो बिहार में नंबर ऑफ पेड ट्यूशन जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो बहुत हाई हैं। अगर नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज में 30.5% है, वहीं बिहार में 71.7% है पेड ट्यूशन के मामले में। गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट भी राइज हुआ है, 2018 में इट वाज 78%, ठीक है। 2022 में इट वेंट टू 82.2%, टोटल 98%। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये डेटा है, ज्यादातर इसका यूज आपके मेंस में होगा, फिर भी प्री में कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस डेटा को एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, चाहे किसी तरह से याद जरूर रखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद यादव, रिसेंटली जनवरी में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। शरद यादव एक्स जेडीयू चीफ थे, ठीक है, और क्या थे, सोशलिस्ट लीडर थे। और इनके ऊपर किसका प्रभाव था ये आपको बताना है, बाबू जगजीवन राम का, ठीक है। जनवरी 12 2023 को गुरुग्राम में इनकी डेथ हुई। कहाँ पे हुई, गुरुग्राम में, जनवरी 12 2023 को। 7 टाइम लोकसभा मेंबर और 4 बार ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, यानी 7 बार लोकसभा के एमपी रह चुके हैं और 4 बार ये राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। तो टोटल 11 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1947 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका कनेक्शन जो है बिहार से वो काफी स्ट्रांग था इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट्स इन्होंने जीती है। तो पहली बार जब ये एमपी बने तो जबलपुर से बने, दूसरी बार जो है फिर बिहार के मधेपुरा से 4 बार रहे और यूपी के बदाऊं से 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। फर्स्ट डिफीटेड लालू प्रसाद इन 1999। तो लालू प्रसाद को भी इन्होंने हराया है 1999 में, और इनकी पहली पार्टी थी भारतीय लोक दल, ठीक है। उसके बाद ये इसको छोड़ के जेडीयू में आ जाते हैं, फिर जेडीयू भी छोड़ देते हैं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं, फिर से जो है जेडीयू में शामिल होते हैं तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके। फिर इनकी डेथ के बाद इनका लड़का जो है फिर से वो पार्टी छोड़ देता है। तो ये कुछ रोचक जानकारियां हैं। लॉजिस्टिक पार्क विल बी बिल्ट इन बिहटा फतुहा, सॉरी शरद यादव के बाद सीधे लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। लॉजिस्टिक पार्क विल बी बिल्ट इन बिहटा फतुहा एंड रक्सौल इन बिहार, ठीक है। तो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, तो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे, बिहटा में, बिहटा पटना के पास में पड़ता है, फतुहा में, फतुहा भी पटना के पास पड़ता है, और रक्सौल में जो कि नदर्न साइड पे पड़ता है बिहार के। गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसी, नो व्हाट विल बी स्पेशल, प्रिपरेशन आर ऑन टू बिल्ड लॉजिस्टिक पार्क इन बिहटा, फतुहा एंड रक्सौल इन बिहार। इंपॉर्टेंट है, तीनों जगहों का नाम याद रखिएगा। द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी विच विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस, ठीक है। तो ये बात है। तो ये पोर्ट एट बोथ रक्सौल एंड हल्दिया, तो रक्सौल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रिवरिन पोर्ट है। देयर आर पोर्ट एट बोथ रक्सौल एंड हल्दिया एंड देयर विल बी फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अनलोडेड फ्रॉम द शिप टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू बी बिल्ट इन फतुहा, तो फतुहा वाला इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट फतुहा नियर पटना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्क विल डन अंडर स्पेशल असिस्टेंट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है 2022-23 की, ठीक है। इसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल के तहत इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एसपीवी के तहत। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA, ठीक है, of the central government has approved the development of multimodal logistic park at 35 places। तो 35 CCEA ने जो है 35 जगहों पे लॉजिस्टिक पार्क डेवलपमेंट करने की बात की है अंडर स्पेशल असिस्टेंट स्कीम, ठीक है। तो इसमें से 3 जो है बिहार में बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, फतुहा और कहाँ, बिहटा और रक्सौल में। द सेड पार्क विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो कौन डेवलप करेगा, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। ये डेवलप करेगा किसके साथ, रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये 2 कंपनी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक पार्क। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV टू बी फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कोलैब करेगा इन द डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 जगह याद रखिएगा, कौन डेवलप करेगा, ठीक है, और कितने टोटल नंबर ऑफ लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने की बात कही है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 35 जिसमें से 3 बिहार में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी बात करें MV गंगा विलास क्रूज। MV गंगा विलास क्रूज ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो है लग्जरी रिवर क्रूज है,
ठीक है, तो ये आपका पटना में क्रॉस की थी शायद 16 तारीख को, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्रूज सेल्ड जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हल्दिया को कनेक्ट करता है आपका वाराणसी से। ठीक है, तो गाजीपुर में ये 13 तारीख को था, बक्सर में 14 को था, मुज्जमपुर में, आरा में 15 तारीख को था, डोरीगंज और पटना में ये 16 तारीख को पहुंचा था। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 16 क्या, 16 जनवरी 2023, 16 जनवरी 2023 को ये पटना पहुंचा था। तो ये डेट भी पूछा जा सकता है कि आपका एमवी गंगा जो विलास रिवर क्रूज है ये पटना कब पहुंचा था। और टोटल ये जो इसकी जर्नी थी ये 51 डेज की थी। और एक सीट के लिए, एक पैसेंजर के लिए किराया कितना था, 50 से 55 लाख रुपए था। और ये मार्च 2024 के लिए बुक भी है। इतना महंगा किराया होने के बावजूद ये मार्च 2024 तक फुली बुक्ड है, कुछ भी खाली नहीं है। एमवी गंगा विलास भाई अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज इसको ऑपरेट कर रहा है। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज इसको ऑपरेट कर रहा है। 32 टूरिस्ट कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, जो इसमें पहली बार सफर किए हैं। इंडिया का पहला जो है रिवर क्रूज है, 62 मीटर लेंथ है, 12 मीटर विथ है, 1.5 मीटर जो है वो इसकी ड्राफ्ट है। और 39 क्रू थे पहली बार में, जिसमें से 32 तो सिर्फ स्विट्जरलैंड के थे। और इसको जो ड्राइव कर रहे थे कैप्टन महादेव नाइक थे, 35+ ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। तो ये क्रूज जो है आपका मेड इन इंडिया है। फ्लैग ऑफ हुआ था वाराणसी से 13 जनवरी 2023 को। विल कवर डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर। और कहां तक जाएगा, डिब्रूगढ़, आसाम तक जाएगा। 28 फरवरी को ये डिब्रूगढ़ पहुंचा है वाया पटना, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका, सुंदरबन, कजीरंगा नेशनल पार्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो यही है आपका एमवी विलास। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 16 जनवरी को ये पहुंचा था, 13 जनवरी को वाराणसी से स्टार्ट हुआ है, 28 तारीख को ये डिब्रूगढ़ पहुंचा है। टोटल ट्रेवल जो लेंथ थी 3200 किलोमीटर को कवर करना था। ठीक है, अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज ऑपरेट कर रहा है। पहली बार जब ये 13 तारीख को स्टार्ट हुआ तो इसमें जो है 32 स्विट्जरलैंड के टोटल क्रूज थे, मेंबर्स थे, जिसमें टोटल 39 क्रू हैं। 39 में से 32 इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये पूरा आपका एमबी गंगा का है। एमबी गंगा का जो किराया है 50 से 55 लाख तक है, मार्च 2024 तक इट इज फुली बुक्ड। ठीक है, यूएन एरिक सोलमैन प्रेजेस गंगा जल आपूर्ति योजना। तो गंगा जल आपूर्ति योजना काफी न्यूज में और काफी हिट रही है। 151 किलोमीटर का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो आपका मोकामा, मोकामा आप सबको पता है, मोकामा पटना के पास में है, जिसको ताल एरिया भी कहते हैं। तो मोकामा से राजगीर, राजगीर से बोध गया, और एक प्लेस और है, राजगीर से गया, गया से बोध गया, 3 जो है प्लेसेस में ये जो आपका वाटर सप्लाई करेगा। टोटल लेंथ जो पाइप की है इसकी 151 किलोमीटर की है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 151 किलोमीटर की। तो एरिक सोलमन जो है ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। इसका हेडक्वार्टर यूएनईपी का कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गंगा जल आपूर्ति स्कीम जो है लॉन्च बाई चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार नवंबर 27 2022 को लॉन्च किए थे। कब, नवंबर 27 2022 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉन्च डेट भी बीपीएससी कई बार पूछता है। तो नवंबर 27 2022 को लॉन्च की गई थी। तो एरिक सोलमन जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएनईपी है, इन्होंने इसको प्रेज किया है कि बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, दूसरा इसको सीबीआईपी अवार्ड जो है ये भी मिला है, सीबीआईपी अवार्ड गंगा जल आपूर्ति योजना को। और जो फल्गु रिवर पे रबर डैम बना है गया जी डैम, उसको भी जो आपका सीबीआईपी अवार्ड, वाटर अवार्ड मिला है, सेंट्रल जो उसका है। प्रोवाइड्स, जो ये क्या, प्रोवाइड ट्रीटेड गंगा वाटर वाया पाइप टू राजगीर, गया और बोध गया। मैनेज्ड बाई, तो इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इसको मैनेज कौन कर रहा है या बनाया किसने है, मेघा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाया है। 151 किलोमीटर की पाइपलाइन है फ्रॉम हाथीदह, हाथीदह। तो हाथीदह ये कहाँ पे है, मोकामा में है, मोकामा। ठीक है, याद रखिएगा, हाथीदह मोकामा। ठीक, तो यही है आपका गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में पूरा। तो 2 अवार्ड्स इसको, एक तो अवार्ड एक तो प्रेज मिला है। तो प्रेज किसने किया, एरिक सोलमैन ने किया, यूएनईपी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बाकी सीबीआईपी अवार्ड जो है वाटर डिपार्टमेंट का, सेंट्रल वाटर डिपार्टमेंट का, ये भी मिला है, अलॉन्ग विद जो आपका गया जी डैम है, फाल्गु रिवर पे रबर डैम है, बिहार का पहला रबर डैम, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक सेकंड रुकिएगा।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरली 10 हैंडलूम क्लस्टर बिहार में जो है अनाउंस किए हैं। तो ये बिहार के हैंडलूम क्लस्टर्स हैं, बट इट इज नॉट क्लियर कि यही 10 हैंडलूम क्लस्टर हैं विच इज बीइंग अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या चाहिए तो मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ। तो सिगोरी कॉटन क्लस्टर पटना में है, ठीक है, और बिहार शरीफ कॉटन क्लस्टर नालंदा में, भौरा कॉटन क्लस्टर नालंदा में, मानपुर कॉटन क्लस्टर जो है आपका गया में, कटोरिया क्लस्टर बांका में, हुसैनाबाद क्लस्टर भागलपुर में। सबसे ज्यादा क्लस्टर्स आपको भागलपुर में ही मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि भागलपुर का जो सिल्क है वो काफी फेमस है। नाथनगर कॉटन क्लस्टर भागलपुर में, चंपानगर कॉटन क्लस्टर भागलपुर में, खरीक क्लस्टर भागलपुर में, जमहलता क्लस्टर भागलपुर में, नबीनगर औरंगाबाद में, ठीक है, अखोरी गोला रोहतास में, और डुमरा क्लस्टर बांका में। तो ये कुछ कॉटन क्लस्टर्स हैं बिहार के, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 projects of smart city Patna have been included in the top 13 smart cities। तो ये कौन कौन से हैं? तो स्मार्ट अदालतगंज तालाब और स्वच्छनगिनी स्कीम। तो स्वच्छनगिनी वुमेन सैनिटेशन प्रोग्राम है, वुमेन वर्कर्स का सेफली क्लीन सीवर को बेसिकली जो टेक्निक से या मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ सीवर करना है बिहार में। जो वुमेन्स जो सीवर ट्रीट करती हैं, जो वुमेन्स पर्सनल अपॉइंटेड हैं एज एन सफाई कर्मचारी सीवर ट्रीटमेंट के लिए, तो इनको क्या है मैकेनाइज सिस्टम से जो है सीवर ट्रीटमेंट करना इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रोग्राम का नाम है स्वच्छ है ना गिनी स्कीम, ठीक है। और स्मार्ट अदालतगंज एक तालाब है, इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है अंडर वो क्या नाम है, सिंचाई नहीं यार, कौन सी योजना थी अभी तो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, फॉरगेट इट। गांधी मैदान में नगर निगम में पहली बार स्वच्छांगिनी की झांकी प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो इस बार जो आपका रिपब्लिक डे आएगा उस पर ये झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। तो स्वच्छांगिनी जो स्कीम है वही है कि जो विमेंस हैं जो स्कैवेंजरिंग में इन्वॉल्व हैं, यानी सफाई कर्मचारी में इन्वॉल्व हैं, उनको मैकेनाइज्ड स्कैवेंजरिंग सिखाया जा रहा है, तो स्कीम के तहत, ठीक है। तो मतलब वो जो सीवेज ट्रीटमेंट करें वो मैकेनाइज करें, ना कि उसमें निकल के हल के अंदर जाके उनको करना पड़े। तो ये स्वच्छांगिनी स्कीम है। और ये स्मार्ट अदालतगंज तालाब है, इसका जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है या रिनोवेशन किया जा रहा है। तो ये दोनों 2 प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी पटना के, हैव बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 13 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑफ द कंट्री। तो स्मार्ट अदालतगंज तालाब भी पटना में है, स्वच्छांगिनी स्कीम जो है ये भी पटना में लॉन्च की गई, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ महाराणा प्रताप, तो इसको अनवेल किया नीतीश कुमार जी ने जनवरी 19 2023 को स्वामीनंद स्क्वायर पटना में, ठीक है। तो याद रखिए महाराणा प्रताप की स्टेच्यू अनवेल की गई है स्वामीनंद स्क्वायर पटना में बाई नीतीश कुमार, कब? जनवरी 19 2023 को। हाइट इसकी 10 फीट है और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, यानी कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई स्टेच्यू है। ब्रॉन्ज इज द प्रीमियम मेटल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीपल यूज करते थे। डिजाइनर इसकी रश्मि सिंह है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रश्मि सिंह। और स्टेट फंक्शन मई 9 को महाराणा प्रताप का बर्थडे मनाया जाता है, उसी दिन इसको अनवेल किया गया है, ठीक है। मई 19 को, मई 9 को, उसके बाद 19 को किया। अर्ली लाइफ और की इवेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका जन्म मई 9 1540 में हुआ था। फादर इनके जो पिता थे वो उदय सिंह सेकंड थे, और इन्होंने ही उदयपुर सिटी का निर्माण करवाया है 1559 में इनके ओर, ठीक है। सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ किले पे जो आक्रमण हुआ था 1557 से 67 से 68 में, मुगल कंट्रोल इन ईस्ट मेवाड़ में पहली बार हुआ था 67-68 में, ठीक है। उदय सिंह की डेथ हुई थी 1572 में, महाराणा प्रताप तब थ्रोन पे आए थे 1572 में। और इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी जून 18 1576 को, अगेंस्ट किसके, ये आपको कमेंट में बताना है। और ये मुगल मान सिंह जो फर्स्ट थे वर्सेस महाराणा प्रताप, ये बैटल हुई थी। तो यानी अकबर के खिलाफ मान लीजिए, तो ये मान सिंह जो थे अकबर के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा है। चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम, तो 11 करोड़ जो है 22-23 के लिए इसमें एलोकेट किया गया चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम में। इसका जो फोकस है वो एजुकेशनल टूर्स इन बिहार फॉर स्टूडेंट्स ये रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए एजुकेशनल टूर्स आयोजित करवाना बिहार में, जिसके लिए 11 करोड़ रुपए बिहार सरकार 2022-23 के लिए एलोकेट की है अंडर चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम। 5500 स्कूल ग्रांटेड
20,000 ईच, तो 5500 स्कूलों को 20,000 प्रति स्कूल दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम कि वो अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो है एजुकेशनल टूर्स करवा सकें। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, एक्स गवर्नर ऑफ त्रिपुरा और ये राइटर हैं, क्रिटिसाइज कामायनी बाई जयशंकर प्रसाद, इसके लिए इनको जाना जाता है। तो प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जो पूर्व गवर्नर हैं कहाँ के, त्रिपुरा के, और राइटर भी हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद राइटर हैं कामायनी की, बेसिकली इन्होंने कामायनी को ही क्रिटिसाइज किया था। मध्य प्रदेश एमपी जो है नालंदा के 1962 में थे, 67 में थे और 71 में थे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नालंदा से 62, 67 और 71 में रहे। एमएलसी यानी जो आपका सेकेंड हाउस है उसके मेंबर रहे 83 में और 89 में। त्रिपुरा गवर्नर जून 1995 में रहे से जून 2000 तक, 5 साल तक। और बॉर्न इनका बर्थ कहाँ हुआ है, बिंद नालंदा में। तो इंपॉर्टेंट है सिद्धेश्वर प्रसाद, इनकी बेसिकली डेथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो त्रिपुरा के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, कामायनी को क्रिटिसाइज किया है, एमपी रहे हैं नालंदा से 3 बार, ठीक है, 1 बार एमएलसी भी रहे हैं। त्रिपुरा के गवर्नर 1995 से 2000 रहे हैं और नालंदा बिंद में इनका 1929 में जन्म हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मेड इन चनपटिया, ठीक है, चनपटिया कहाँ पे है, वेस्टर्न चंपारण में है, याद रखिएगा वेस्टर्न चंपारण में। माइग्रेंट्स नाउ इंटरप्रेन्योर्स एट स्टार्टअप जोन, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टार्टअप जोन बनाया गया है, पुरानी बिल्डिंग थी, तो चनपटिया स्टार्टअप जोन इसका नाम रखा गया है। और ये ब्रेन चाइल्ड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार, जो डीएम है कहाँ के, वेस्टर्न चंपारण के, इनका ब्रेन है। बेसिकली कोविड टाइम में जब काफ़ी लोग वापस जो है लौट के आ गए तो उनके लिए रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए इनका ये इंपॉर्टेंट कदम था। हु इज अमंग 19 विनर्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड फॉर 2020-21। तो कुंदन कुमार को क्या मिला है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड 2020-21। तो ये भी याद रखिएगा कुंदन कुमार का नाम। ये डीएम कहाँ के हैं, वेस्टर्न चंपारण के हैं। तो मेड इन चंपतिया कुंदन कुमार का स्टार्टअप जोन है, बेसिकली इनका स्टार्टअप नहीं स्टार्टअप जोन है, जहाँ पे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके कोई ना कोई स्टार्टअप यहाँ पे खोलेंगे। बेसिकली सारी फैसिलिटीज जो हैं एक इंटरप्राइज को चलने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड विनर है कुंदन कुमार स्टार्टअप एंड इनोवेशन कैटेगरी में। 58 यूनिट ऑफ अबैंडेंड एसएफसी गोडाउन, जो स्टेट जो फूड कॉर्पोरेशन का गोडाउन था उसमें इन्होंने ये स्टार्टअप जोन खोला है। स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का जो पुराना खंडहर गोडाउन था उसमें ये जोन बनाया है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोहिबिशन अफेक्टेड फैमिलीज, तो जो प्रोहिबिशन एक्ट लगाया गया बिहार में यानी शराबबंदी, उससे जो फैमिली के रोजगार, जिनके रोजगार संबंधित थे या जिनको अर्निंग थी इससे, ठीक है, उनके अर्निंग को पूरा करने के लिए बिहार गवर्नमेंट कुछ जो है क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, बस यही है इसके बारे में, ठीक। तो बिहार कैबिनेट ने सैंक्शन किया 1 लाख पर फैमिली इंपैक्टेड बाई लिकर बैन। तो कितना, एक परिवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। बजट में इसके लिए टोटल 610 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया, ठीक है। बिहार बैंड लिकर कब बंद किया था, 1 अप्रैल 2016 को। तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब जो है बंद है। कब से, 1 अप्रैल 2016 से। ज्वाइनिंग गुजरात, मिजोरम और नागालैंड। अदर स्टेट जहां पे शराब नहीं बनती तो मिजोरम, नागालैंड और गुजरात और लक्षद्वीप में शराब बंदी है, ये ध्यान दीजिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 15.5% जो आदमी हैं, मतलब मेल हैं बिहार में, वो अल्कोहल अभी भी कंज्यूम करते हैं एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो ये भी डेटा आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगली न्यूज है एयरटेल लॉन्चेस 5G सर्विसेज इन पटना। तो एयरटेल ने 5G सर्विस पटना में लॉन्च की है और सबसे पहले इन्होंने पटना एयरपोर्ट पे लॉन्च की है, पटना एयरपोर्ट पे। और बिहार में एयरटेल 5G सर्विस लॉन्च करने वाला पहला कैरियर था, उसके बाद जियो ने लॉन्च किया। जियो ने एक साथ पटना के अर्बन एरियाज में और मुजफ्फरपुर के अर्बन एरियाज में लॉन्च किया और ये बोला है कि बाय द दिसंबर 2023 पूरे झारखंड और बिहार में जियो का 5 नेटवर्क पहुंच जाएगा। तो ये है जियो और एयरटेल का दोनों का हमने ये भी बता दिया। तो जियो वाला कहाँ पे, तो पटना और मुजफ्फरपुर के अर्बन एरियाज में पटना का और जियो का लॉन्च किया गया। और दे हैड प्रॉमिस्ड कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 द 5G सर्विसेज विल कवर इंटायर झारखंड एंड बिहार इंक्लूडिंग द रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये इनका प्रॉमिस है।
और वहीं पे एयरटेल ने सबसे पहले लॉन्च किया, कब, जनवरी में ही लॉन्च कर दिया था 5G सर्विसेज पटना एयरपोर्ट पे, ये ध्यान दीजिएगा। 5G टेक्नोलॉजी में 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसका जो एम है, ये क्या, कनेक्ट पीपल, मशीन्स, डिवाइसेस ग्लोबली, बेसिकली जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह, उसके लिए ये, और एआई के लिए ये जरूरी है आपका 5G की जो स्पीड है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम है, अप टू 20 Gbps की स्पीड आएगी, 20 Gbps की स्पीड अप टू आएगी किससे, और जो आपका 4G था वो हार्डली 1 Gbps की स्पीड ला सकता था, तो ये 20 Gbps की स्पीड अप टू आएगी। इवेल्युएशन क्या है, पहला तो 1G जो था 1G फर्स्ट जनरेशन, इसमें बस आप वॉइस कॉल कर सकते थे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में वॉइस डेटा दोनों आ गया, और थर्ड जनरेशन जो 3G था, इसमें वॉइस, वीडियो और डेटा, 4G में हाई स्पीड और वर्चुअल रियलिटी आया। तो 5 में ये मशीन लर्निंग वगैरह सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके दिया गया है, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एवरीथिंग टुगेदर इंक्लूडिंग मशीन, ऑब्जेक्ट एंड डिवाइसेस इज द एम ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमने पूरी टेक्नोलॉजी भी देख ली और ये भी देख लिया। अगली न्यूज़ है रिकॉग्निशन फॉर द मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में इससे पहली वीडियोस में हमने डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट इज मधुबनी पेंटिंग एग्जैक्टली। तो अभी मधुबनी पेंटिंग के एक PIL दायर की गई थी कि मधुबनी पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है उनके काम का, बेसिकली उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा है उनके काम का, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उस तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या उनके जो आर्ट है उसको किसी और तरीके से कुछ और लोग बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर उनका रॉयल्टी नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो उस पर कुछ जो है बोला था हाई कोर्ट ने। तो विभा लाल विंस नेशनल अवार्ड फॉर द कृष्ण लीला इन मधुबनी पेंटिंग। तो ये उससे नहीं है, तो ये विभा लाल हैं। विभा लाल दरभंगा की डॉटर हैं, दरभंगा की डॉटर हैं, एंड शी इज मैरिड इन मधुबनी, मधुबनी की बहू मान लीजिए, मधुबनी, ठीक है। तो इनको जो है अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, इनकी जो पेंटिंग है कृष्ण लीला की मधुबनी पेंटिंग, इसके लिए। तो बस यही है। प्रीवियसली ऑनर्ड विद स्टेट अवार्ड 2009 में इनको मिला था, बिहार आर्ट अवार्ड 2012 में मिला था मिथिला पेंटिंग में। तो ये विभा लाल का नाम याद रखिएगा, नेशनल अवार्ड मिला है अंडर मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। चलिए, कहाँ की हैं, तो दरभंगा की हैं, इनकी शादी मधुबनी में। गंगा जल आपूर्ति योजना, तो ये इनॉग्रेट किया गया था नवंबर 28, 2022 को, ठीक है। नवंबर 28, 2022 को गंगा जल आपूर्ति योजना का इनॉग्रेशन हुआ था। कहीं पे 27 मिलता है, कहीं पे 28 मिलता है, ठीक है। कहाँ से इनॉग्रेट किया गया था, तो राजगीर से किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ से, जगह जहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था। और ये इसकी जो किसके अंतर्गत आता है, तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इसको इनॉग्रेट किया गया था। एम क्या है, तो राजगीर, गया और बोध गया के जो वाटर डेफिसिट एरियाज हैं, यहाँ पे पाइप्ड वाटर पहुंचाना। कहाँ से आ रहा है, तो हाथदी मोकामा से 151 किलोमीटर की 151 किलोमीटर की पाइपलाइन आ रही है, ठीक है। सबसे पहले राजगीर में हुआ था। इसका 4475 करोड़ 4475 करोड़ रुपए टोटल कॉस्ट रही इस प्रोजेक्ट की। फ्लड वाटर कंजर्वेशन और सेफ ड्रिंकिंग इसका मेन पर्पज है। फ्लड वाटर लिफ्टेड वाया हाथीदह, जो कि ताल एरिया है मोकामा में, 151 किलोमीटर की पाइपलाइन, ठीक है। और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसको बना रहा है। तो ये हमने पहले ही देख लिया था। हुज ट्रेजेडी एंड अवेयरनेस एफर्ट। तो हुज ट्रेजेडी क्या है, बेसिकली हुज ट्रेजेडी इज कि जो विषाक्त या जहरीली शराब लोग पी लेते हैं उससे जो मौतें होती हैं उसको हुज ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। तो ओवर 200 डेथ्स इन बिहार ड्यू टू हुज सिंस 2016 में। तो 2016 से, ठीक है, 2016 से लगभग 200 मौतें सिर्फ जहरीली शराब, विषाक्त शराब की वजह से हो गई है। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। तो 23 डेथ सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो एनसीआरबी ने क्या बोला कि सिर्फ 23 डेथ हुई हैं और इसको माना गया कि ये अंडर रिपोर्टिंग है। और बिहार गवर्नमेंट जो है इसको 200 के आसपास मानती है। 2021 में 106 डेथ हुई थी, 9 हुज केसेस, ठीक है। जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं, बिहार यात्रा में इसके लिए एंटी ड्रिंकिंग अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई थी 2000, ठीक है। ड्रिंकिंग अवेयरनेस आफ्टर बिहार यात्रा टू रेज 2 दिसंबर 2025 तक ये चलेगी। बेसिकली इनकी ये यात्रा यही है। नए डीजीपी बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। बस इतना ही जानिए कि बिहार के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। इन्होंने सक्सीड किसको किया है, राजविंदर सिंह भट्टी ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एसके सिंघल को सक्सीड किया। इससे पहले जो डीजीपी थे वो एसके सिंघल थे, नए डीजीपी हैं भट्टी जी, ठीक है। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा, राजविंदर सिंह भट्टी।
दलाई लामा ने बोध गया में विजिट किया था। कब किया था? तो महाविहार टेम्पल में दिसंबर 22 2022 को दलाई लामा आए थे। कब? दिसंबर 22 2022 को। ये न्यूज अगर आप लोग पहले देखना चाहते हो तो हमारा एक और जो है आपका करंट अफेयर की वीडियो है जो कि 68th बीपीएससी के लिए थी। ठीक है, इससे पहले की न्यूज अगर आपको कवर करनी है बिहार करंट अफेयर की तो वहां से कवर कर सकते हैं, वो भी काफी डिटेल्ड वीडियो है, सिंगल वीडियो है। ठीक है, तो दलाई लामा हैज विजिटेड महाबोधि महाविहार टेम्पल ऑफ गया ऑन दिसंबर 2022 में। प्रीवियस विजिट जो हुई थी जनवरी 2020 में आए थे। ठीक है, थाईलैंड के वट अंकोर वट टेम्पल में भी दिसंबर 27 को ये विजिट किए। महाबोधि टेम्पल जो है ये आपकी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2002 में दिया गया। अब बात करते हैं महाबोधि का जो मंदिर है, इसका क्लियर रिकॉर्ड नहीं है कि इसको किसने बनवाया है। कुछ साक्ष्य मिलते हैं मौर्यन पीरियड के, ठीक है, उसके बाद कुषाणन पीरियड के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसके बाद पाला पीरियड के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो ये क्लियर नहीं है कि किसने बनवाया है। वैसे अभी का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं कि जो आपका कौन से है बर्मा, हाँ, भूटान की रॉयल फैमिली ने कुछ अनुदान देके बनवाया था अभी वाला जो टेम्पल है। ठीक है, और पाला मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि पाला एम्पायर के कुछ रूलर ने बनवाया और ये, तो इसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मैथिली और हिंदी में दिया गया। ठीक है, 2022 के लिए। तो मैथिली के लिए अजीत आजाद को दिया गया था। मैथिली के लिए किसको दिया गया? अजीत आजाद को दिया गया है मैथिली में साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का। इनकी जो बुक है ये पेनड्राइव में पृथ्वी है, इसके लिए इनको मैथिली में अजीत आजाद को ये अवार्ड दिया गया। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड अजीत आजाद को इनकी रचना पेनड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया। ये एक पोएट्री कलेक्शन है और ये अजीत आजाद जो हैं ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। और हिंदी में बद्री नारायण जी को ये अवार्ड मिला है हिंदी कैटेगरी में। इनकी जो रचना है थुमड़ी के शब्द, ठीक है, थुमड़ी के शब्द, ये भी पोएट्री कलेक्शन है, इसके लिए इनको मिला है। वीना ठाकुर रिमेन्स कन्वेनर ऑफ द मैथिली साहित्य अकादमी। तो मैथिली साहित्य अकादमी के कन्वेनर कौन है? तो वीना ठाकुर है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा सभागार इनिशिएटिव क्या है? ऊर्जा सभागार इनिशिएटिव तो 15 दिसंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया था ये स्कीम ऑफ द एनर्जी सेक्टर वर्थ 3452 करोड़ रुपए एट एनर्जी ऑडिटोरियम पटना में। इसी समय सीएम ऑल्सो स्टार्टेड द स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम की जो इनॉग्रेशन हुआ था दिसंबर 15 2021 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अभी बिहार में जो पूरे कंट्री में बिहार इकलौता पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कंट्री स्टेट वाइड स्मार्ट मीटर लगा रहा है और अभी तक लगभग 15 लाख के आसपास स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं बिहार में। ठीक है, और अलग स्टेट्स में बात करें तो सिटीज में स्मार्ट मीटर लगने के प्रावधान तो हुए हैं जैसे यूपी वगैरह में, लेकिन पूरे स्टेट में स्मार्ट मीटरिंग बिहार इकलौता ऐसा राज्य है और अभी 15 लाख लगा चुका है। पूरा इसका टारगेट है 36 लाख लगाना। ठीक है, गोल क्या है? स्मार्ट मीटर्स फॉर ऑल हाउस होल्ड बाई 2025। तो 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाना चाहिए। अनविल्स ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग पावर प्लांट कॉस्टिंग एट 11.5 करोड़ 55 करोड़। तो ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग पावर प्लांट भी 15 दिसंबर 2021 को अनवेल किया गया था बाई चीफ मिनिस्टर। तो ये नंबर ऑफ स्कीम्स आपने देख लिया। ठीक है, तो इनोग्रेटेड स्कीम एट द फॉर द एनर्जी सेक्टर 3452 करोड़ रुपए की। ठीक है, और इसी के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम 12,657 करोड़ रुपए की। ठीक है, और उसी के साथ ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग पावर प्लांट भी अनवेल किया 11.5 करोड़ की। ठीक है, तो ये जो 11.5 करोड़ का जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है, ठीक है, तो ये बिहार रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बनाएगी इसको, बिहार रेन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये 2 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट होगा, सोलर पावर प्लांट होगा। 69th बीपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये जो 2 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये कहाँ बन रहा है? तो ये कदीराबाद दरभंगा में बन रहा है। और यही पूछा था आपसे, दरभंगा नहीं पूछा था आपसे, ये कदीराबाद पूछ लिया गया था कि कदीराबाद कहाँ बन रहा है। तो ऑप्शन में कदीराबाद था और भी जगह थी, तो यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ। तो बीपीएससी में आप देख रहे हैं कि बीपीएससी अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम ना पूछ के विलेज तक का नाम पूछने लगा है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कदीराबाद दरभंगा में। ठीक है, और ये इसको बना कौन रहा है? तो अवाडा, ये फर्म का नाम है अवादा। अवादा एक दिल्ली बेस्ड सोलर पैनल फर्म है, ये इसको बना रही है। ठीक है, याद रखिएगा।
और दूसरी न्यूज, फाउंडेशन ऑफ 874 करोड़ ट्रांसमिशन लाइन 874 करोड़ की फ्रॉम 7 ग्रिड सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 7 ग्रिड सब जो सिस्टम है, 7 ग्रिड सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है 874 करोड़ रुपए की। 817 करोड़ रुपए में ट्रांसमिशन लाइन फॉर पावर इवैक्यूएशन फ्रॉम बक्सर थर्मल पावर प्लांट। ठीक, तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट से जो वहां से पावर निकालने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी उसको 817 करोड़ रुपए में बन रहा है। तो ये तो आपका एनर्जी सेक्टर के डेवलपमेंट्स रहे। सीएम अनाउंसेस 200 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट सेटअप। ठीक है, 100 मेगावाट पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? जमुई में 100 मेगावाट का और बांका में 100 मेगावाट का। जमुई में 100 मेगावाट और बांका में 100 मेगावाट। कौन बनाएगा? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो 200 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा, एक जमुई में एक बांका में, दोनों 100 मेगावाट के होंगे। इन्वेस्टमेंट आएगी 1000 करोड़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सोलर प्लांट और कहाँ बन रहे हैं? तो सोलर पावर प्लांट कजरा कहाँ पे है? लखीसराय में। और पिपरैंती जो है वो भागलपुर में। यहाँ पे भी सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। और बात करते हैं, तो अभी हमने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में देखा, कबीराबाद में 2 मेगावाट का। और भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहे हैं बिहार में, वो कहाँ बन रहे हैं वो भी देखना है। तो सोलर एनर्जी सप्लाई एट राजगीर, बोधगया, वैशाली एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज इन पटना फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो बेसिकली ये सोलर जो एनर्जी सप्लाई चालू हो जाएगी राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2024 से। 8800 ऑफिसेज को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टर जल जीवन हरियाली मिशन के राहुल कुमार ने कहा है, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मोर देन 10 करोड़ ट्री सैपलिंग्स हैड बीन प्लांटेड इन द स्टेट। जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था, चीफ मिनिस्टर ने भी कोट किया था। ठीक है, वी आर वर्किंग एग्रेसिवली टू अचीव द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाई 2030। तो कार्बन इमिशन को 2030 तक रिड्यूस करना है एंड डिवाइजिंग द वे फॉर ट्रांजिशन टू नेट जीरो बाई 2070। तो नेट जीरो का टारगेट कितना है? 2017 है। और कार्बन न्यूट्रलिटी हमको कब तक लानी है? 2030 तक लानी है। ही एडेड वर्क इज बीइंग डन टू मेक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट लाइक बोधगया, राजगीर, वैशाली एज सोलर सिटी। तो बोधगया, राजगीर, वैशाली को क्या सोलर सिटीज की तरह डेवलप किया जाएगा। 2024 में ये बताया ना कि नेक्स्ट ईयर से 2024 तक इन सिटीज में सोलर इलेक्ट्रिसिटी पूरी दौड़ेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ द 3 टाउन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन पटना इज 210 मेगावाट। तो कितना मेगावाट एनर्जी चाहिए इन 3 टाउन्स को? राजगीर, बोधगया और वैशाली, और गवर्नमेंट ऑफिस जो पटना में है, इसके लिए 210 मेगावाट की एनर्जी चाहिए। तो आपने देखा जो जमुई और बांका में जो बन रहा है 200 मेगावाट का, वो इसको फुलफिल करेगा। और भी इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। बाय नेक्स्ट ईयर वर्क विल बीइंग टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू सोलर यूनिट्स। ठीक है, महेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ BREDA, दैट इज बिहार रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, सेड 15 लाख सोलर लाइट्स वुड बी इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट पंचायत ऑफ बिहार। तो कितनी सोलर लाइट? 15 लाख डिफरेंट पंचायत में इंस्टॉल की जाएंगी। कितने सालों में? 3 सालों में। तो 15 लाख सोलर लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा है, याद रखिए, डेटा पे क्वेश्चन आता है। तो 15 लाख जो है आपके सोलर लाइट्स वुड बी इंस्टॉल्ड इन नेक्स्ट 3 years इन एवरी पंचायत ऑफ बिहार। तो ये एक मास वो है ना, एवरी पंचायत ऑफ बिहार। और क्या है ये? एक्सपेंडिंग द सोलर एनर्जी फुटप्रिंट इन बिहार इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर द स्टेट एज द स्काई हियर रिमेन्स क्लियर फॉर अबाउट 300 डेज। तो इनका कहने का मतलब है कि बिहार ऐसा स्टेट है जहां धूप 300 दिन मिलती है, तो सोलर एनर्जी को प्रोक्योर करने में बहुत आसानी होगी। वी आर मूविंग स्टडली टू एक्सपेंड आवर कैपेसिटी, ही सेड, एडिंग दैट 220 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड इन द स्टेट एट प्रेजेंट फ्रॉम रूफटॉप सोलर पावर स्कीम। तो जो रूफटॉप सोलर पावर स्कीम है, इससे अकेले 20 मेगावाट की एनर्जी बिहार में जनरेट की जा रही है रूफटॉप सोलर पावर स्कीम के तहत। अभी बात करते हैं बिहार एक्सपेंशन इन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो 8 मई 2022 को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये 8 मई 2022 की न्यूज है। तो फुलवरिया, कहाँ पे है फुलवरिया? तो ये फुलवरिया डैम है बेसिकली, कहाँ पे? नालंदा में। 20 मेगावाट का प्लांट नियर फुलवरिया डैम, रजौली, नवादा, नालंदा कह रहे हैं, नवादा में। ठीक है, बनाया जा रहा है। कितने मेगावाट का? 20 मेगावाट का। ये फ्लोटिंग अगर और 20 मेगावाट का, तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। तो पहला फुलवरिया में बन रहा है, ठीक है, अब फुलवरिया डैम पे बन रहा है बेसिकली।
ठीक है। रजौली, रजौली जगह का नाम है रजौली, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। और फुलवरिया से रजौली की जो है ये डिस्टेंस, नवादा के डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, 20 मेगावाट का। वहीं दूसरा जो आपका दुर्गावती रिवर पे बन रहा है, दुर्गावती पे 30 मेगावाट का, दुर्गावती डैम पे। और ये कहाँ पड़ती है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दुर्गावती डैम, या दुर्गावती फॉल्स भी है, ठीक है, झरना भी है दुर्गावती, वो भी याद रखिएगा, वो भी एक एमसीक्यू बन रहा है। तो 30 और 20 50 मेगावाट का सिर्फ फ्लोटिंग पावर प्लांट प्रपोज है। इससे पहले का प्रपोज था जो दरभंगा वाला था, कजीराबाद वाला 2 मेगावाट का, और ये फुलवरिया में 20 मेगावाट और दुर्गावती पे 30 मेगावाट, 50 मेगावाट। तो सोलर एनर्जी में काफी काम हो रहा है बिहार में, काफी एक्सपेंड की जा रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा है रिसेंट अचीवमेंट, तो दरभंगा का 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बाई बिहार रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है कदीराबाद में अग्रीमेंट हुआ, पावर कंपनी टू परचेज दो, ठीक है, कदीराबाद में। तो पहला ये अचीवमेंट जो पहले रिसेंट अचीवमेंट में जो अभी हो चुका है, तो दरभंगा में 2 मेगावाट का, कदीराबाद में अग्रीमेंट क्या है, पावर कंपनी जो है, जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, पावर कंपनी से अग्रीमेंट किया बिहार गवर्नमेंट ने टू परचेज 210 मेगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बिहार की जो एनर्जी कंपनी है, इसने जो है 210 मेगावाट का पावर जो परचेज करने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से एग्रीमेंट किया है। और एक्सपेक्टेड रिडक्शन ऑफ 630 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन होगा अगर इतने जो है सोलर प्रोजेक्ट्स बिहार में लग जाते हैं। फ्यूचर एग्रीमेंट क्या है, तो फ्यूचर में 200 मेगावाट परचेज एग्रीमेंट विद सतलज हाइड्रो पावर लिमिटेड। अब 200 मेगावाट का अग्रीमेंट किया गया। तो बिहार में जो भी पावर प्लांट बन रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो बिहार को ही मिले, क्योंकि वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी तो उनसे खरीदना ही पड़ेगा ना। तो 200 मेगावाट का जो अभी होगा फ्यूचर में, 200 मेगावाट का परचेज एग्रीमेंट है विद सतलज हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो अभी आपने पीछे देखा था, ठीक है, क्या देखा था पीछे, कि ये 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप हो रहा है कहाँ पे, जमुई में और बांका में। कहाँ पे, जमुई और बांका में, ठीक है, भाई सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड कर रही है, और इसी से ये पावर कंपनी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जो है इसी से एग्रीमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट करेगी इसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो वही बात वहां पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 मेगावाट परचेज एग्रीमेंट विद सतलज हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। जमुई से 175 मेगावाट कैपेसिटी निकलेगी और बांका से 25 मेगावाट ये लेंगे, ठीक है। जबकि वहां पे अभी 100 मेगावाट का बन रहा है, उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। और ये जो जमुई और बांका वाले और पिपरैंती और वो कजरा वाले जो प्लांट थे, ये पहले थर्मल पावर प्लांट जो प्रपोज थे, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके सोलर पावर प्लांट कर दिया गया। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो है टारगेट को नहीं पूरा कर पाएगा, जो नेट जीरो टारगेट है 2070 का, इसको एड्रेस कर नहीं पाएगा। जो फ्यूचर हमारा जो मूव होना चाहिए वो टुवर्ड्स क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने जो STPs थे, प्रपोज STPs थे, उनको कैंसिल करके सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट कर रहा है। बस ये ध्यान दीजिएगा। जो कजरा और पिपरैंती है उसको आप नोटेबली लिखिएगा जब आपके मेंस में लिखना हो। तो जो कजरा और पिपरैंती जो सोलर पावर प्लांट हैं, इससे पहले वो STPs यानी जो थर्मल पावर प्लांट जो है वो प्रपोज थे, ठीक है, लेकिन उनको सोलर पावर प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए, रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर कीर्तिराज सिंह। तो कीर्तिराज सिंह क्या है, कीर्तिराज सिंह सिक्योर 6 गोल्ड मेडल्स इन सब जूनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो कितना गोल्ड मेडल मिला है इनको सब जूनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में, तो 6 गोल्ड मिला है सब जूनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग। कहाँ पे हुई थी, न्यूजीलैंड में, ठीक है, और 2022 में न्यूजीलैंड में हुई थी, ठीक है। हेल्स फ्रॉम खुरुशपुर पटना। तो खुरुशपुर ब्लॉक पटना में, हुसैनपुर विलेज है बेसिकली, इनका विलेज का नाम हुसैनपुर है। खुसरोपुर ब्लॉक पटना में से ये आती हैं। तो कहाँ की रहने वाली हैं, खुसरोपुर पटना। डोमिनेट्स इन द एज ऑफ अंडर 18, 57 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है ये गोल्ड, ठीक है। 18 साल अंडर 18 58 kg कैटेगरी में ये जीता है। सब जूनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो न्यूजीलैंड में हुई थी उसमें 6 गोल्ड लेके आई हैं, ठीक है, कीर्तिराज सिंह। अब बात करते हैं 17th इंटरनेशनल त्रिपिटाका चैंटिंग सेरेमनी। कहाँ पे हुई ये, कहाँ पे हुई, तो महाबोधि टेम्पल बोधगया में हुई दिसंबर 2 से 12 2022 में, ठीक है। तो ये त्रिपिटाका चैंटिंग सेरेमनी हुई 17वीं इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजिंग कंट्री कौन थी, तो वियतनाम थी। चीफ गेस्ट थे रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिटाका समिट होगी, यानी बुद्धिस्ट से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ज्यादातर चांसेस महाबोधि के हैं,
ठीक है, तो वो महाबोधि टेम्पल गया में ही हुआ दिसंबर 2 से 12 2022 में। ऑर्गेनाइज किया वियतनाम ने, चीफ गेस्ट रहे रामनाथ कोविंद। अब त्रिपिटका क्या है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये 3 बास्केट्स हैं बुद्धिज्म की, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जो आया, ठीक है, वो 2 सुत्त पिटाका और विनय पिटाका, ये और ये जो अभिधम्म पिटाका है ये लेटर डेवलपमेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, सुत्त पिटाका और विनय पिटाका ये ओल्डर वर्जन है और अभिधम्म पिटाका ये फाइनल वर्जन है। तो सुत्त पिटाका क्या है, ये बास्केट ऑफ डिस्कोर्स है। मतलब क्या है, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। और ये जो आपका विनय पिटाका है ये बास्केट ऑफ डिसिप्लिन है। डिस्कोर्स का मतलब जो बुद्धा ने अभी तक कहा, बुद्ध ने जो भी कहा, जो उनकी ओरल टीचिंग्स थी, उन सबका ये कंप्लीट कलेक्शन है। क्या, सुत्त पिटाका। उनके जो सूत्र थे उनको कंबाइन कर दिया गया। सुत्त मतलब ये पाली टर्म है, सुत्त का जो आप हिंदी निकालोगे तो सूत्र ही है, सूत्र पिटक, ठीक है। पिटक मतलब टोकरी, ठीक है। तो सूत्र पिटक जो है आपका सुत्त पिटाका, वो जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग है उनका कलेक्शन है। तो इसमें कई चीजें हैं। तो दीघा निकाय है, कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्स, जो बुद्धा ने या गौतम बुद्ध ने जो लंबे उपदेश दिए थे उनका कलेक्शन दीघा निकाय है। दीघ मतलब बड़ा, निकाय मतलब कोर्स। कलेक्शन ऑफ मिडिल, जो आपका लेंथ डिस्कोर्सेज हैं, जो छोटे छोटे मिडिल वो दिए, वो मध्यम यानी माध्यम, मध्यम निकाय है, मध्यम यानी मिडिल। और कलेक्शन ऑफ किंडर्ड डिस्कोर्सेज, जो छोटे छोटे कहीं भी बोल दिए उनको संयुक्त निकाय कहते हैं। और ग्रेजुअल डिस्कोर्स जो है उसको अंगुत्तर निकाय कहते हैं, ठीक है। और मिसलेनियस कलेक्शन को खुद्दक निकाय कहते हैं, ठीक है, खुद्दक निकाय। तो ये जितने भी आपको दिघ निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय, ये आपके जो है सुत्त पिटक के पार्ट हैं, सुत्त पिटक, ठीक है। जो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनका कलेक्शन, उसके पार्ट हैं। और ये अंगुत्तर निकाय है जो 16 महाजनपद की जानकारी देता है। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से, और जैना टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट जो है जैनों का जो है भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको टेक्स्ट याद रखने, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। विनय पिटाका है, तो ये जो नन्स और जो वो होते हैं भिक्षुज और भिक्षुणी जो हैं, नन्स और जो डिसाइबल्स हैं बुद्धा के, उनके लिए डिसिप्लिन क्या रहना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो विनय पिटाका में बताया गया है, ठीक है। तो मेजर ऑफेंसेस, प्रिंसिपली ये सारी चीजें, तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है इतना। बीपीएससी में बस इतना ही पता जानिए कि बास्केट ऑफ डिसिप्लिन मतलब किसके लिए, भिक्षुण और भिक्षुणियों के लिए, ये विनय पिटाका में लिखा गया है। और ये सारे डिस्कोर्सेज, सारा कुछ मतलब पूरे बुद्धिज्म का एनालिसिस जो फाइनल स्कॉलर्स ने किया है, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपका कश्मीर में हुई थी, यहाँ पे कंपाइल हुआ, उसको अभिधम्म पिटाका कहा गया। और फाइनल एनालिसिस सारी चीजों का इसमें है। तो बस यही है आपके 3 पिटाकाज, ये ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं लॉन्च ऑफ डॉक्टर आपके द्वारा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो है लॉन्च की गई है। बेसिकली ये वैन होगी, ठीक है, जिसमें सारे इक्विपमेंट और डॉक्टर मौजूद होंगे, ठीक है। और ये 10, इनके टोटल नंबर कितने होंगे, तो 10 लॉन्च की जा रही है इनिशियल एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो ये पायलट प्रोजेक्ट भी नहीं है, बेसिकली ये CSR इनिशिएटिव है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, तो वो मान लीजिए काम कर रही है तो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं तो लॉस पहुंचा रही होगी, तो उस लॉस को कम करने के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। तो उनका जितना भी 3 साल में, ठीक है, पिछले 2 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% जो है वो इन्वेस्ट करना होता है सोशल कॉजेज पे या इन्वायरमेंटल कॉजेज पे, ठीक है। तो वही है उसी के तहत। तो ये बेसिकली लॉन्च ऑफ डॉक्टर आपके द्वारा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, तो REC's CSR इनिशिएटिव है। तो यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने इनोग्रेट किया डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, कहाँ पे, सदर हॉस्पिटल आरा में, भोजपुर में। टोटल नंबर 10 व्हीकल्स लॉन्च किए गए, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, डॉक्टर्स भी होगा, मतलब किसी को अचानक मेडिकल इमरजेंसी पड़ी तो व्हीकल्स वहां पे पहुंच जाएंगी, ठीक है। हेल्थ प्रोजेक्ट कॉस्ट है 12.68 करोड़। तो कितना कर, तो 12.68 करोड़, ठीक है। तो REC क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। रूरल एनर्जी जो कॉर्पोरेशन है लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये CSR इनिशिएटिव है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जानिए कि बोगस वोटिंग जो होती है उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है। बेसिकली डेवलप नहीं किया, मंगाया है कहीं से, और इसको मुजफ्फरपुर में जो बाई इलेक्शन, हलीमपुर में पंचायत इलेक्शन जो हुए, इसमें टेस्टिंग किया गया है इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से।
एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्शन इम्पर्सोनर्स आर नाइटमेयर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सीम टू हैव फाउंड अ वे थैंक्स टू चेन्नई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन टेक स्टार्टअप। तो ये किसने डेवलप किया है? तो चेन्नई बेस्ड बोगस जो वोटिंग है इसको कर्व करने के लिए, तो ये चेन्नई बेस्ड फेस स्टार्टअप है, फेस रिकॉग्निशन स्टार्टअप है, फेस टैग आर, फेस TGR, इसने इसको डेवलप किया। बस इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, विल्ट डिजीज जो है पल्सेस में लगी, मतलब दलहन की फसलों में लगी हैं बिहार में, ठीक है, सुल्तानगंज में, भागलपुर में देखने को मिला और शाखुंड ब्लॉक ऑफ भागलपुर में। विल डिस्टर्ब वाटर फ्लो इन जाइलम। तो ये जो जाइलम है ना, इसमें वाटर फ्लो को ये डिस्टर्ब कर देता है, लीडिंग टू लीफ विल्टिंग एंड डिक्लाइन। पैथोजेंस किससे होता है? तो पैथोजेंस इसमें कई हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकता है, नेमेटोड्स हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो ये एक उससे नहीं होता, और ये भी नहीं है कि ये विल्ट जो डिजीज है ये सिर्फ जो है दलहन की फसल में हो, ये किसी भी क्रॉप में हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्रॉप में हो सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो कुछ पैक्युलर क्रॉप्स में होती हैं, कुछ पैक्युलर क्रॉप्स की बीमारियां होती हैं, लेकिन ये जो विल्ट है ये नंबर ऑफ क्रॉप्स में हो सकता है। विल्ट डिजीज डिसरप्ट करता है फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम। जाइलम क्या है? ये जो पत्तियों के बीच में ये जो लगा हुआ है ये पार्ट, इसमें वाटर फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, कॉजिंग लीव्स टू विल्ट। These diseases result from the pathogen activity in the vessels of trenchyards, which pathogens are parasites that can move through the vascular tissue of the tree. The pathogens can include fungi, nematodes, bacteria and other microorganisms. ठीक है, तो विल्ट डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूज में था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 पटना में आयोजित किया गया, पुरानी न्यूज है, दिसंबर 2022 में, 9 से 11 दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया था गांधी मैदान पटना में। और सुशील कुमार जो हैं ये एनर्जी मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। यशवी और द इवेंटेज कंपनी इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो वुड के प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, और इसमें जो मशीनरी है वुड फर्नीचर के लिए जो मशीनरीज हैं, इनका एक एक्सपो होगा ताकि कस्टमर्स और बायर्स और सेलर्स मिल सकें अपने प्रोडक्ट को, बेसिकली उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, कह सकते हो आप, ठीक है। तो यही है वुड एक्सपो, नॉर्दर्न वुड एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन पटना, ठीक है, दिसंबर 2022, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिल्पी सिंह चूजन एज 2022-2023 वुमेन लीडर, ठीक है। तो शिल्पी सिंह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। शिल्पी सिंह नेम्ड वुमेन लीडर फॉर 2022-23 बाई वाइटल वॉइसेज। वाइटल वॉइसेज कहाँ की संस्था है? USA की, एंड रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। वाइटल वॉइसेज और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलके शिल्पी सिंह को वुमेन लीडर फॉर 2022-23 नामित किया है, ठीक है। कहाँ से आती हैं ये? तो कटिहार की महिला हैं। वाइटल वॉइसेज फाउंडेड इन 1998। तो ये जो वाइटल वॉइसेज है 1998 में बनाया गया या इसको एस्टैब्लिश किया गया बाई एक्स US फर्स्ट लेडी। तो किसने बनाया है? तो बिल क्लिंटन की जो पत्नी हिलरी क्लिंटन ने इसको बनाया है, ठीक है। मतलब हिलरी क्लिंटन की वाइटल वॉइसेज संस्था हिलरी क्लिंटन की है, ठीक है। वाइटल वॉइसेज USA की है और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर इनको वुमेन लीडर चूज किया है। शिल्पी सिंह की, कहां से हैं शिल्पी सिंह? कटिहार से हैं। कटिहार की डॉटर शिल्पी सिंह हैज बीन सिलेक्टेड एज द वुमेन लीडर फॉर 2022-23 बाय द अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन वाइटल वॉइसेज एंड रिलायंस फाउंडेशन। शिल्पी सिंह जो है डायरेक्टर हैं, भूमिका विहार सोसाइटी है एक, हैज बीन इंक्लूडेड अमंग टॉप 50 वुमेन लीडर ऑफ द कंट्री, ठीक है। शिल्पी हैज बीन वर्किंग फॉर द एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ डॉटर्स एंड वीमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर 2 डिकेड, 20 सालों से काम कर रही हैं। फॉर द लास्ट 9 years एज द डायरेक्टर ऑफ भूमिका विहार, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है इनका, सी इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी एंड मोटिवेटिंग गर्ल्स एंड वुमेन टू प्ले अ डिसिसिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि समाज के सुधार में एक जो है प्रधान रोल प्ले करने के लिए उनको प्रेरित कर रही हैं। यही है शिल्पी सिंह, कटिहार की हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि शिल्पी सिंह कहाँ से आती हैं? तो कटिहार से आती हैं। इनको वाइटल वॉइसेज जो USA की संस्था है और रिलायंस फाउंडेशन ने वुमेन लीडर ऑफ द ईयर 2022-2023 चुना है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब इन पटना स्मार्ट सिटी। आप सबको पता है कि फतुहा वगैरह की बात किए थे, लॉजिस्टिक पार्क वगैरह की, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन अंडरवे है पटना स्मार्ट सिटी में। साइट कहाँ है? बकरी बाजार नियर पटना जंक्शन। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 3.38 करोड़। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है अभी तक जो है ये साइट पे, यहाँ पे जो बकरी बाजार में जो डेवलपमेंट हो रहा है इसकी कॉस्ट है 3.38 करोड़।
और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 67 करोड़। कॉन्ट्रैक्टर है गोविंदा कंस्ट्रक्शन और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है जून 2023। ठीक है, तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, डूर टू डूर पार्सल प्रोडक्ट स्कीम इन पटना, डूर टू डूर पार्सल प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है? इंडियन रेलवेज और पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, क्या? डूर टू डूर पार्सल प्रोडक्ट स्कीम। तो जो आपका ट्रेन से जो पार्सल्स आते हैं उसके लिए है। तो ये क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा नीड फॉर द बिजनेसमैन टू ट्रेवल टू द रेलवे स्टेशन फॉर सेंडिंग और रिसीविंग जो पार्सल जो रेलवे से आते हैं। तो अभी क्या है? ये ऑनलाइन सेल किया जा सकता है और ये पायलट बेसिस पे पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, रूट फॉर द सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी। पोस्टमैन जो है वो डिलीवर करेगा और कलेक्ट करेगा पार्सल्स को और सेफ्टी इंश्योर करेगा ट्रांसपोर्टेशन की। कौन सेफ्टी इंश्योर करेगा? तो पोस्टल और रेलवे डिपार्टमेंट मिलके करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कौन दे रहा है? तो बजाज आलियंस दे रहा है। मान लीजिए 100 रुपए का कोई आपका प्रोडक्ट है, तो इस पे जो इंश्योरेंस कॉस्ट ये करेगा, मतलब आपसे जो बजाज आलियंस लेगा 100 रुपए पे, वो कितना रुपए लेगा? तो 0.38% 100 का लेगा, 38%। ठीक है, 0.38% लेगा और इस 0.38% की एवज में आपको 100% इंश्योरेंस देगा अगर प्रोडक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है या मतलब मिस हो जाता है। ठीक है, तो 0.3%। ठीक है, तो 0.3% एक जो है 100 रुपए का कितना हुआ? 3 रुपए। पार्सल्स जो है उनका वेट 35 से 100 केजी के बीच में रहना चाहिए। इससे लंबे पार्सल अगर 100 केजी से होंगे तो आपको दूसरा पार्सल बुक करवाना पड़ेगा। ठीक है, 24 से 36 घंटे में ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और इनका ट्रैकिंग ऐप और वेबसाइट के माध्यम से पॉसिबल भी होगा। ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट सिस्टम इन्वॉल्व डोर स्टॉप डिलीवरी, पिकअप, ठीक है, और लोकल डिलीवरी, सारी चीजें। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तक जो आपको मान लीजिए रेलवे से कोई चीज मंगानी है तो आपको वहां पे रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, फिर उस चीज को वहां पे पार्सल सेंटर में बुक करवा के फिर भेजना पड़ता था। अभी क्या है? आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। नाउ मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, तो छोटे बड़े जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, छोटे बड़े 1000 स्टेशन को क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है। तो इसमें से कुछ 15-16 के आसपास बिहार के भी सेलेक्ट किए गए हैं, बेसिकली कुछ डिवीजन के। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम फॉर स्टेशन मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस की थी। इसमें लखमनिया और साहिबपुर कमाल ये 2 रेलवे स्टेशन हैं। और कहाँ के हैं? ये बेगूसराय के हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द अपग्रेडेशन। कहाँ के? भागलपुर के लखमनिया और साहिबपुर कमाल। स्कीम एम्स टू इनहांस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग एमिनिटीज, लाइक वो आपका नई सीढ़ियां, स्वचालित सीढ़ियां वगैरह सारी चीजें डेवलप करें। पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री स्टेशन रीडेवलपमेंट मिशन है ये। इंप्रूवमेंट इंक्लूड हाई लेवल प्लेटफॉर्म, वाईफाई, बेटर साइनेज फैसिलिटीज फॉर वुमेन और डिसेबल्ड, सारी चीजें लेके आना। 15 स्टेशन हैज बीन चूजन अंडर द स्कीम इन सोनपुर जो डिवीजन है, इसके तहत 15 स्टेशन को चूज किया गया है। अभी ये तो आपका जो अब जनवरी का है न्यूज, 2021-2023 का जनवरी का न्यूज है, काफी पुराना न्यूज है। अभी का बात करें तो अभी जो आपका मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है, मुजफ्फरपुर एंड गया रेलवे स्टेशन, इनको भी सिलेक्ट किया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनको वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जा रहा है। ये तो मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर और गया को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप किया जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनिशिएटिव अलायंस विद रेलवे मिनिस्ट्री एफर्ट टू मॉडर्नाइज ओवर 1000 स्मॉल स्टेशन। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर और गया वाला दूसरे इनिशिएटिव के अंदर आता है, लेकिन ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं जो ये वाले। ठीक है, तो ये लखमनिया और साहेबपुर कमाल, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार टू ज्वाइन TAF COP पोर्टल और इनहेंस्ड सिम सिक्योरिटी। तो बिहार टू बी कनेक्टेड टू टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यही है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, इसको ज्वाइन कर रहा है बिहार। तो बेसिकली क्या है? इस पोर्टल पे आप जाके आप अपने नाम पे कितनी सिम रजिस्टर्ड है वो देख सकते हैं। आपको लगे कि कोई एक्स्ट्रा सिम आपके नाम पे रजिस्टर है तो उसका कंप्लेंट करके उसका डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, वो सिम डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यही है, तो बिहार में ये चीजें लॉन्च की गई हैं। इनिशिएटिव एम्स टू काउंटर साइबर क्राइम, एंटी नेशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फेक सिम कार्ड। TAF COP पोर्टल ऑलरेडी ऑपरेशनल इन सेवरल स्टेट्स। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, केरला, राजस्थान और भी ज्यादा स्टेट्स में ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है। प्रोसेस इन्वॉल्व कलेक्टिंग टेस्टिंग स्टेट डेटा टेकिंग अबाउट 2 to 3 months। पोर्टल अलाउज यूजर्स टू वेरीफाई एक्टिव सिम। तो आप खुद से कर सकते हो अंडर दियर नेम एंड रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस।
और ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सस्पिशियस कनेक्शन को क्लोज करने का, ठीक है। तो ये आपके आधार नंबर से सारा कुछ होगा, आप अपने आधार नंबर से चेक कर पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अरवल वुमेन पुलिस स्टेशन इन बिहार अमंग टॉप 3 इन इंडिया फॉर 2022 बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो अरवल का जो पुलिस थाना है, अरवल पुलिस स्टेशन पूरे भारत में टॉप 3 में है, और ये कहा किसने या रिकॉग्नाइज किसने किया, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया। अदर टॉप 3 पुलिस स्टेशन क्या है, अस्का पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा में है ये नंबर 1 पे है, ठीक है, और बनबसा पुलिस स्टेशन उत्तराखंड का ये नंबर 2 पे है, और अरवल जो है ये नंबर 3 पे है। और ये किसने रैंकिंग दी है, तो होम मिनिस्ट्री ने दी है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है ये फैसिलिटेट करेंगे किसको, मतलब अवार्ड सम्मानित करेंगे एसएचओ को, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होंगे ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट द कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीटिंग जो होगी जनवरी 20 2023 को, ठीक है। तो ये अरवल याद रखिएगा। अरवल वुमेन्स पुलिस स्टेशन इक्विप्ड विद फैसिलिटीज फॉर वुमेन, a ramp for the disabled and the separate lockup for the men and women, ठीक है। तो ये सुविधाएं हैं इसमें। रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सर्विस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, अम्यूनिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ही नहीं, बाकी कैसा रजिस्ट्रेशन है, क्या क्राइम कंट्रोल है, क्या रिपोर्टिंग है, सारी चीज़ें, ये चीज़ों को भी देखा जाता है। भागलपुर स्लिप्स इन इंस्पायर्ड अवार्ड रैंकिंग, ठीक है। तो इंस्पायर्ड अवार्ड रैंकिंग में भागलपुर का स्थान नीचे आया है, पहले ये 3 पे था, अभी 7 पे हो गया। तो लास्ट ईयर द रैंक ऑफ भागलपुर वाज 3rd, ठीक है, बट दिस ईयर इट हैज स्लिप टू 7th रैंक, ठीक है, 3rd इन द स्टेट, अभी 7वें पे आ गया। द इंस्पायर अवार्ड एम्स टू इंस्पायर इनोवेशन अमंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। तो इनोवेशन जो नई खोज है उनको इंस्पायर करवाना गवर्नमेंट स्कूल में, इसका एम है इंस्पायर का। encouraging them to contribute to creative ideas, और उन आइडियाज को मॉडल में कन्वर्ट करवाना विद द गवर्नमेंट एड इज द की ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है, आपने सोच किया, कोई इनोवेशन सोचा, बच्चे सोच रहे हैं, तो उसको मॉडल में कन्वर्ट कराना, उसमें इन्वेस्ट करना, ये मेन वो है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इनोवेशन, सोशल यूटिलिटी, इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जैसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। भागलपुर में टोटल 1926 लड़कों ने सबमिट किया अपने आइडियाज को, जिसमें से 143 को फर्स्ट फेज में रिव्यू के लिए ले आया गया, एंड द सिलेक्टेड चिल्ड्रन विल रिसीव 10,000। तो ये 143 में से भी 14 गए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इनको 10,000 ईच मिला है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप देयर आइडियाज इनटू द मॉडल्स, इन आइडियाज को मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द इंस्पायर अवार्ड अंडर गाइडेंस ऑफ नटखट साइंस लैब। तो किसके गाइडेंस में, नटखट साइंस लैब के, ठीक है। बिहार का 61 ब्लॉक जो इंक्लूड किया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके तहत आता है, नीति आयोग के तहत, ठीक है, नीति आयोग के तहत, ठीक है। तो ये पिछड़े जिले होते हैं जिनको डेवलप करना है, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, 2018 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से 13 जो हैं वो बिहार में, ये पता है। लेकिन अभी जो नया प्रोग्राम है इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को भी सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो 61 ब्लॉक सेलेक्ट किए गए हैं बिहार के एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में, कितने, 61। और टोटल एस्पिरेशनल ब्लॉक जो कंट्री में कितने करने थे, 61 में से 61 सिर्फ बिहार में, क्योंकि बिहार पिछड़ा ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी ज्यादा होंगे, 61 बिहार में है। और टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से ये सेलेक्ट किए गए हैं, तो 27 जो है डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और बिहार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 13 ही हैं। जो 27 डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किए गए हैं, तो कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, कुछ नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम सेलेक्टिंग 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग 61 फ्रॉम द बिहार, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सेट बाय नीति आयोग। फैक्टर पर कैपिटा इनकम जो है, इसको पर कैपिटा इनकम को वेटेज कितना, 75%, और दूसरा है पॉपुलेशन को 25%। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से, तो 25% पॉपुलेशन को वेट दिया गया है और पर कैपिटा इनकम को 75% वेट दिया गया है। द सिलेक्टेड ब्लॉक विल रिसीव स्पेशल अटेंशन टू एड्रेस इंडिकेटर्स, किसमें, हेल्थ में, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, धीरे धीरे अपग्रेड किया जाएगा। These block will receive additional fund from the central government, उनसे additional funds भी मिलेगा, ठीक है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। इनिशियली जो है 12 डिस्ट्रिक्ट बिहार के थे, फिर उसके बाद 13 कर दिए गए, तो यही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कौन कौन सा ब्लॉक है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है,
तो 61 ब्लॉक है, ये वाली सारी चीजें हमने बात कर ली। 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किए गए हैं, कितने 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किए गए हैं। और ये 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो भागलपुर है, कैमूर है, ठीक है, भागलपुर कैमूर, तो सबसे ज्यादा ब्लॉक भी इन्हीं दो से, भागलपुर एंड कैमूर, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से 5-5 ब्लॉक सेलेक्ट किए गए हैं। टोटल 10 ब्लॉक सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट से, सबसे ज्यादा ब्लॉक इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, ठीक है। चलिए 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं ये कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। तो कटिहार है, पहले पे कटिहार, बेगूसराय शेखपुरा, अररिया खगड़िया, पूर्णिया औरंगाबाद, बांका गया, जमुई मुजफ्फरपुर, सीमाहरी सीतामढ़ी और नवादा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। पटना विल वेलकम स्टेट ऑफ आर्ट 3D डोम स्क्रीन प्लेनेटेरियम फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी से बेसिकली कुछ नहीं है, जर्मनी से 3D डोम प्लेनेटोरियम स्क्रीन लाई गई है, ठीक है। इसके लिए जो पटना का जो आपका प्लेनेटोरियम है, प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल, उसमें लगाने के लिए, ठीक है। तो ये पटना में जनवरी 11, 2023 को A new 3D डोम स्क्रीन प्लेनेटेरियम इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी अराइव कर गई, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन करना है, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन क्यों करना है उसकी भी बात करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपग्रेडिंग द पटना प्लेनेटेरियम हैज बीन इंटरेस्टेड टू जर्मन कंपनी कार्ल जेइस। कार्ल जेइस के लेंसेज आते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और इसी का काम है, इसी ने ये 3D डोम प्लेनेटेरियम जो स्क्रीन है ये तैयार की है कार्ल जेइस ने, ठीक है। देयर टीम अलॉन्ग विद National Council of Science Museum will install separate 3D dome screens making the projection system fully digitalized, ठीक है। तो अभी इससे पहले क्या हुआ कि बिहार का सेकंड प्लेनेटोरियम या तारामंडल कहां पे खोला गया, दरभंगा में। और इसमें ये फैसिलिटीज पहले से हैं। तो जब सबसे पहले पुराना है पटना वाला, उसको भी उसी तर्ज पे मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो बिहार का सेकंड प्लेनेटोरियम कहाँ, दरभंगा में खोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो न्यू फैसिलिटीज एट सिटी प्लेनेटोरियम, जो कि 36 करोड़ टोटल प्रोजेक्ट कास्ट है, जो पटना वाला ये प्लेनेटोरियम 3D स्क्रीन आई है। तो नंबर ऑफ सीट जो है 225 रहेगी। फिर फर्म इनोवेशन यूएस बेस्ड एस्ट्रोटेक और जर्मनी बेस्ड कार्ल जेइस, ये दो जो है फर्म इसको डेवलप करेंगी, एस्ट्रोटेक और कार्ल जेइस। टोटल प्रोजेक्टर्स कितने, 4K विद 6 हाई रेजोल्यूशन के 4K डिजिटल प्रोजेक्टर, 2 जेनिथ और 4 पैनोरामा इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। जीपीएस सर्वे अनकवर्स क्लूज टू एंशिएंट पाटलिपुत्र रिमेन्स इन पटना। जीपीआर सर्वे हुआ है। तो ये जीपीआर सर्वे है क्या, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार है। तो ये इसमें क्या होता है, बिना खुदाई किए, बिना एक्सकवेशन किए 15 मीटर डीप तक का अंदर क्या है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या है, सर्वे कंडक्ट कराया गया बाई आईआईटी कानपुर टीम। तो बिहार स्टेट और आईआईटी कानपुर टीम ने ये सर्वे कंडक्ट किया है और रिवील किया है प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स को, ठीक है। क्या कहा है कि गुलजार बाग वाला जो एरिया है, गुलजार बाग पटना में, यहाँ से कई ऐसे रिमेन्स मिले हैं जिसको पाटलिपुत्र सिटी से मैच करवाया जा सकता है, कि कहा जाता है कि ये पाटलिपुत्र के रिमेन्स हो सकते हैं। तो हिस्टोरिक ब्रिक वॉल मिली है। एविडेंस सजेस्टेड अ ब्रिक वॉल फ्रॉम 490 to 180 BC विद इन गुलजारी बाग, ठीक है, या गुलजार बाग, पोटेंशियली लिंक टू एंशिएंट पाटलिपुत्र हैज बीन डिटेक्टेड, ठीक है। नोटेबली पोटेंशियल रिमेन्स आर आल्सो इंडिकेटेड बीनीथ बेगम मैंशन और बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज। तो इसके नीचे भी कहा जा रहा है कि काफी रिमेन्स मिल सकते हैं। मल्टी स्ट्रक्चर्ड रेसिड्यू मिला है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर बिलो बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। और जीपीआर टेक्निक यूज हुई, एम्प्लॉय रडार फ्रॉस्ट, सब तो बता दिया कि जीपीआर टेक्निक में ग्राउंड को खोदने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है, इसमें एक्सकवेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। कितने दूर तक, 15 मीटर तक, ठीक है। अगली न्यूज है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ड अवे, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इसको, ठीक है। पीके साक्षी अपॉइंटेड एज ए न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार, ठीक है। तो नए एडवोकेट जनरल बिहार के कौन बने हैं, पीके शाही नए एडवोकेट जनरल बने हैं। तो प्रशांत कुमार शाही फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और सीनियर एडवोकेट जनरल, एडवोकेट ऑफ पटना हाई कोर्ट रह चुके हैं, और इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा, प्रशांत कुमार शाही। और इनको जो है क्या, नया एडवोकेट जनरल बिहार का बनाया गया है, इतना ही। सक्सेशन प्रशांत कुमार शाही का अपॉइंटमेंट जो है
तो ये ललित किशोर इससे पहले एडवोकेट जनरल थे। कौन? ललित किशोर। इनके रिटायरमेंट के बाद हुआ है। ललित किशोर रिटायर कर गए और प्रशांत कुमार शाही नए एडवोकेट जनरल बने हैं। इससे पहले भी 2005 से लेके 2010 तक ये एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। ठीक है, 2005 से लेके 2010 तक जो पीके शाही हैं ये एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उसके बाद ये मिनिस्टर बने, मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन किया, फिर से इनको एडवोकेट जनरल बनाया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही। रिलायंस जियो लॉन्चेज ट्रू 5G सर्विसेज इन पटना, ये हमने वो किया। ठीक है, कब? 14 जनवरी 2023 को। इससे पहले एयरटेल ने लॉन्च किया था। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 तक झारखंड और बिहार के सारे एरियाज में कवर करेंगे। जनवरी में इन्होंने बस पटना का रूरल अर्बन एरियाज और मुजफ्फरपुर का अर्बन एरियाज को कवर किया है। तो बस इतना ही है। फॉर्मर डीजीपी एसके सिंघल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल। ठीक है, तो बस इतना इसको याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मर डीजीपी एसके सिंघल जो है अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन किसके? सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल के। बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड फॉर्मर डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसके सिंघल एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल। ठीक है, तो बस यही है, इतना। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री एलोकेट 7 मिनरल ब्लॉक्स फॉर माइनिंग इन बिहार। इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने 7 माइनिंग ब्लॉक्स बिहार में एलोकेट किया है और दीज जो ब्लॉक्स विल इनकम्पास वैरायटी ऑफ मिनरल्स। तो इसमें ग्लूकोनाइट है जिसको पोटास भी कहते हैं, क्रोमियम है, निकल है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम ग्रुप के एलिमेंट है, मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट है और रेयर अर्थ मेटल भी है। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स को आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। जैसे आपको जमुई में पता चला कि गोल्ड मिला था, क्वेश्चन पूछा गया, जमुई में गोल्ड डिस्कवर हुआ, क्वेश्चन आया। इस बार कहा गया कि बांका में भी गोल्ड मिला। कहाँ पे? बांका में भी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या है? तो एक्शन प्रोसेस क्या? फॉलोइंग द अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द एक्शन प्रोसेस ऑफ द मिनरल रिच माइंस इन रोहतास, गया, औरंगाबाद और जमुई डिस्ट्रिक्ट विल बी इनिशिएटेड। मतलब नीलामी चालू हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इसके काम के लिए एसबीआई कैप्स को ये काम मतलब एक्शन के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी है। मिनरल डिस्कवरीज, तो ग्लूकोटाइन कहाँ से मिला है? ग्लूकोटाइन मिला है, ग्लूकोनाइट रोहतास से मिला, ये इंपॉर्टेंट है। भाई निकिल और क्रोमियम गया से और औरंगाबाद से। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इनका यूज क्या है? तो ग्लूकोटाइन को मेडिसिन और केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। वहीं निकल और क्रोमियम को स्टील प्रोडक्शन में, कोरोजन प्रिवेंशन में, ग्लास टिंटिंग में, इन जगहों पे यूज किया जाता है। ठीक है, अभी नॉर्थ कोयल कनाल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड इन बिहार विद 1364 करोड़ रुपए। ठीक है, तो नॉर्थ कोयल रिवर जो है इसका रिकंस्ट्रक्शन जो है, कनाल का रिकंस्ट्रक्शन होगा। नॉर्थ कोयल रिवर बिहार में हल्की सी टच करती है, बाकी ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, याद रखिएगा, सोन रिवर की। डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या है? तो जनवरी 16 2023 को उमेश कुमार द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ बिहार नबीनगर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। नबीनगर कहाँ पे है? अभी हमने बात की थी, कहाँ पे है नबीनगर, ये बताइए। अनाउंस द ग्रीन लाइट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्थ कोयल कनाल। ठीक है, नॉर्थ कोयल कनाल। स्कोप फॉर द रिकंस्ट्रक्शन नॉर्थ कोयल कनाल रिकंस्ट्रक्शन विल इनकम्पास सब्सटेंशियल स्ट्रेच एक्सटेंडिंग फ्रॉम झारखंड बिहार बॉर्डर टू गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बस यही है। तो इन रिवर के बारे में जान लीजिए। तो ये जो आपकी उत्तर कोयल नदी है, तो ये छोटा नागपुर के जो पठारी क्षेत्र है यहाँ से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और लातेहार में इंटर करते हुए ये बिहार में जाके किससे मिलती है? सोन रिवर से मिल जाती है, यहीं पे सोन रिवर से मिल जाती है। ठीक है, सोन रिवर से मिलती है। आफ्टर इनिशियल वेस्टवर्ड फ्लो अबाउट 32 किलोमीटर इट मेक अ शार्प नॉर्थवर्ड टर्न नियर कुटकू। तो ये यहाँ पे कुटकू है, यहाँ पे नॉर्थवर्ड टर्न होता है, फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्टिव राइट एंगल। इट कंटिन्यूज टू ट्रेवल थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स इवेंचुअली मर्जिंग विद द सोन रिवर फ्यू माइल्स नॉर्थवेस्ट ऑफ हैदरनगर। ठीक है, तो ये सोन रिवर से मिल जाती है। लेंथ 260 किलोमीटर का है। ठीक है, कुटकू पे एक जॉर्ज फॉर्म करती है, रैपिड फॉर्म करती है हुटर पे, और बेतला नेशनल पार्क से होके निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज आप लोग याद करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो औरंगा है, अमानत है और बुरहा, 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, फुल स्कॉलरशिप ऑफ फॉर मैटरनिटी लीव ऑफर टू पीजी गर्ल स्टूडेंट्स इन बिहार। बेसिकली जो पीजी गर्ल स्टूडेंट ऑफ मेडिकल की थी, मेडिकल की जो पीजी स्टूडेंट थी, उनको मैटरनिटी लीव के लिए पूरा जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो बस यही है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये निर्णय दिया है। ठीक है, तो बस याद रखिए, जो मेडिकल वाली थी, इनरोल इन मेडिकल कॉलेजेस पूरे बिहार में।
जियो टैगिंग फॉर ऑर्गेनिक लीची फार्मर्स इन बिहार। तो जीआई टैग तो मिला ही था, अब जियो टैगिंग होगा तो उनका लोकेशन पता चलेगा कहाँ का है, कैसे है। तो मान लीजिए आपके पास लीची आती है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुजफ्फरपुर की ही लीची है। तो इन रिसेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वाज अनाउंस्ड, अराउंड 200 लीची फार्मर्स इंगेज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जियो टैग हो जाएगा तो ये ऑर्गेनिक लीची, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन मुजफ्फरपुर will be equipped with geotags to establish comprehensive record on their production. Direct contact होगा with while geotag consumers from anywhere in the country to abroad can directly reach out to these farmers। तो उनको पता भी चल जाएगा। और ये बेसिकली ओडीओपी के तहत किया जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लार्जर इनिशिएटिव ओडीओपी है। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्लिंचेस गोल्ड इन ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन। तो इनका नाम क्या है, जबीर अंसारी है। ठीक है, जबीर अंसारी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे कंपटीशन 75 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और कहाँ पे हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। बस इतना। ठीक है, तो बिहार का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट इनॉग्रेटेड इन भागलपुर। तो इस कोर्ट से फायदा क्या होगा, डिजिटल कोर्ट इनॉग्रेट किया गया है बिहार का पहला भागलपुर में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, जनवरी 24 2023 को। ठीक है, सेल्फ ऑपरेटेड और डिजिटल कोर्ट भागलपुर में इनॉग्रेट किया गया। तो इससे क्या होगा कि रिमोटेडली जो है कोई बैठ के अपना केस जो है देख सकता है या अपने केस को अटेंड कर सकता है, सबसे बड़ा। ठीक है, अनिल झा ने इसको अनाउंस किया है। ठीक है, बिहार का पहला डिजिटल कोर्ट इन नाथनगर भागलपुर। द इनोवेटिव कोड एम टू फैसिलिटेट लीगल प्रोसीडिंग फॉर इंडिविजुअल्स अक्रॉस द स्टेट, इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इन हियरिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक, डिजिटली, ठीक है, उनको जाना ना पड़े। और भी अगर यहाँ भी नहीं आ सकते हैं तो वो मतलब रिमोटेडली बैठ के अपने केस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करिए, बिहार पुलिस पर्सोनल ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट विशिष्ट सेवा मेडल एंड मेरिटोरियस पुलिस सेवा मेडल। तो विशिष्ट सेवा मेडल के रेसिपिएंट कौन है, 26 जनवरी को दिया जाता है, सबको पता है। राष्ट्रपति देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं, ये सब भी पता है आपको। विशिष्ट सेवा मेडल, प्रेसिडेंट विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक, तो प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल हैज बीन अवॉर्डेड टू विनय कुमार शर्मा। ये क्या है, एसडीपीओ ऑफिसर हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं ऑफ निमचक भटनी इन गया, और इंस्पेक्टर विनय कृष्णा ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है बिहार की। तो इन दोनों लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका किसका, तो एक विनय कुमार शर्मा है, विनय कुमार शर्मा, ये एसडीपीओ गया है, और जो है भटनी गया, निमचक भटनी गया, और विनय कृष्णा है। तो विनय दोनों हैं, विनय शर्मा और विनय कृष्णा, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। और मेरिटोरियस पुलिस सर्विस मेडल जो है 17 लोगों को दिया गया, तो इनका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिहार लीड्स इन नेशनल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, पीएम FME। ठीक है, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना है, इसका मेन लक्ष्य सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और बिहार इसमें जो है टॉप पे है, टॉप पे है। ठीक है, तो रिमार्केबल अचीवमेंट, बिहार हैज अटेन्ड द फर्स्ट रैंक इन द कंट्री फॉर इट्स एक्सेप्शनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम FME। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो कौन सा जिला सबसे टॉप पे है, तो समस्तीपुर है। कौन सा जिला है, समस्तीपुर, समस्तीपुर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, 2020 से 25 तक एम्स टू इनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्पेशली ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो यही है, इसमें एफपीओज को, एसएचजीज को, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम ये है। 4 गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन पटना जो है, इनको ऑटोनोमस बनाया जा रहा है, ऑटोनॉमी दी जा रही है, इनके ऊपर जो है कोई स्टेट गवर्नमेंट का वो नहीं होगा। अभी तक जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGMIS पटना है जो ऑटोनॉमस है, 4 और को बनाया जा रहा है, इनके पास ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी तो ये आराम से काम कर पाएंगे। तो ऑटोनॉमी इनिशिएटिव, द डिसीजन टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू 4 गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पटना मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड एनहांसिंग देयर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस और ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। और ये हॉस्पिटल कौन से हैं, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, IGIC, राजेंद्र नगर ऑप्थेमोलॉजी हॉस्पिटल, ऑप्थेमोलॉजी मतलब आंख का हॉस्पिटल है,
न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल शास्त्री नगर। ठीक है, तो इनको जो है ऑटोनोमस किया जा रहा है। ये जेपी LNJP जो है हॉस्पिटल जो है, इसमें 400 बेड का जो है आपका ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एक्स्ट्रा खोला जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और आपका कंप्लीट जो है बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, बिहार का कंप्लीट करंट अफेयर खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 6-7 क्वेश्चन आएंगे आराम से, यहीं से होंगे। ठीक है, अभी जो नेशनल करंट अफेयर और बिहार स्पेशल की जो अलग चीज़ें हैं वो डे बाई डे 1-2 दिन में आपको मिलती रहेंगी, और ये पूरा फ्री इनिशिएटिव होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।